नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि हम कंप्लीट कर रहे हैं और आई दृष्टि में 4 क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं। उन 4 क्लासेस में हमने नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उनको देख लिया है। 1.5 2 घंटे की क्लासेस हैं, 2x पे लगा के देख लीजिए। सबसे जो हम इनोवेशन कर रहे हैं इस क्लास में वो क्या है, वो ये है कि हम महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ रहे हैं केवल और उसके साथ साथ प्रत्येक घटना से संबंधित जो अपेक्षित प्रश्न बन सकता है उसको कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको 25 प्लस प्रश्नों वाली श्रृंखला कह रहे हैं और अपेक्षित प्रश्न जो भी हो सकते हैं वो मैंने इस क्लास के साथ समाहित किए हैं। पहले मेरा मन था कि आर्थिक परिदृश्य आपको एक साथ करा दूं, लेकिन आर्थिकी में डेटा बहुत है और सवाल इस डेटा से ही बनेगा। अगली 2 क्लासों, क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6 से 5 सवाल एटलीस्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ बजट करेंगे, जिसमें बजट और उत्तर प्रदेश का बजट और आर्थिक समीक्षा वगैरह ये सब है। फिर अगली कक्षा में हम शेष आर्थिकी को कर लेंगे। अगली क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, मे भी 2.5 पौने 3 घंटे की हो, लेकिन ये विदिन 2 आवर्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आराम से देखिए, रिवीजन करते रहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे 20 तारीख तक मैं आपकी आई दृष्टि खत्म करा दूंगा। आपका काम है रिवाइज करते रहना। जहां मैं येलो करता हूं आप अपनी बुक में कर लो। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर शीघ्र ही मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, वो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। राजकोषीय जो घटनाक्रम है उसको देखते चलते हैं। अब इसमें डेटा है, मैं आराम से चलूंगा, डेटा समझाते हुए चलूंगा। डेटा दिमाग में बैठाना सबसे बड़ा काम होता है, तो डेटा को हम याद करेंगे, सवाल वहां से बनेगा। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के अंतिम अनुमान है ना, कौन जारी करता है, याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो वो है एनएसएसओ, वो जारी करता है। बेसिकली एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसएसओ और सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थिर। अब हमारी जो बेस लाइन है, स्थिरता ईयर है, वो कब है, 2011-12। ये याद रखना, बेस ईयर पूछा जाता है अर्थव्यवस्था का क्या है, अभी 11-12 है। एवं वर्तमान कीमतों पर व्यय घटकों के साथ वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु, यानी पिछले साल हेतु, भाई पिछले साल के हिसाब से ही तो जारी करेंगे आंकड़े, अभी तो हम अनुमान देंगे। याद रखना, बजट आया, जैसे 2 बातें याद रखो। अप्रैल वित्तीय वर्ष, ये कॉन्सेप्ट है, समझा रहा हूं, पेपर में सवाल कहीं से भी बन सकता है। वित्तीय वर्ष आपको पता है कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई। 1 अप्रैल टू वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ये वित्तीय वर्ष होता है। अब जो इस बार का बजट आया 2025-26 का बजट आया है, और उसको बजट ना बोल के बजट अनुमान बोलते हैं, बजट अनुमान, ठीक। आर्थिक समीक्षा जो आएगी वो पिछले साल की 2024-25 की आर्थिक समीक्षा आएगी। याद रखना, आर्थिक समीक्षा है ना, पिछले साल की जो हमने समीक्षा की। लेकिन जब 31 जनवरी को 2024-25 की आर्थिक समीक्षा पूरी की गई, तो आप याद रखोगे क्या 2024-25 पूरा हो गया? नहीं। तो इसलिए 2024-25 के संशोधित अनुमान जारी किए जाते हैं, संशोधित अनुमान जारी किए जाते हैं, और फाइनलाइज आंकड़े जो जारी किए जाते हैं वो इससे पिछले साल के, यानी 2023-24 के फाइनल आंकड़े होंगे। 2024-25 के 2-3 महीना भी शेष है, 31 मार्च तक खत्म होगा, 31 जनवरी को ही हमने फाइनल कर दिया। अगले साल का बजट अनुमान होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 3 सालों का बजट, बेसिकली 3 सालों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। खैर, अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं, ठीक है। अनंतिम आंकड़े, अब अनंतिम क्यों कह रहे हैं? 24-25 का बात समझ में आ रही है, क्योंकि 24-25 अभी फाइनल नहीं हुआ, इसलिए। साथ ही वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए भी जीडीपी अनुमान जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में जीडीपी वृद्धि दर, याद रखना, 6.5% अनुमानित है ना, 6.5% अनुमानित है। तो इस बात को ध्यान रखोगे, जीडीपी वृद्धि दर 24-25 की कितनी है? 6.5%। सवाल पूछा जाएगा, 6.5% है, जबकि वित्त वर्ष 23-24 की, यानी फाइनल आंकड़े आ गए 23-24 की, वास्तविक जीडीपी दर कितनी थी, क्योंकि इसीलिए वास्तविक लगा दिया, 9.2 थी। तो आपको पुरानी 23-24 वाला सवाल शायद ही पूछा जाए, लेकिन याद रखना 23-24 की 9.2 है, 24-25 की 6.5 है, भूलना मत, सवाल बनेगा।
वित्त वर्ष में नाम मात्र की जीडीपी 9.8% रही, जबकि वित्त वर्ष 23-24 के लिए 12%। तो नाम मात्र वाला छोड़ सकते हो, वास्तविक याद रखोगे। स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 23-24 में 8.6% की वृद्धि, जबकि 24-25 में 6.4 की। स्थिर कीमतें मतलब 2011-12 के सापेक्ष स्थिर कीमतें मानते हुए कितनी है? 6.4। तो याद रखोगे चालू कीमतों पे 6.5, स्थिर पे 6.4। नाम मात्र की जीवीए में वृद्धि वित्त वर्ष 24-25 और इसके लिए 9.5। और तो नाम मात्र मत याद रखो, नाम मात्र नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रख लोगे। ठीक, ये क्या है? ये है नॉमिनल जीवीए। हाँ, ये है कि वित्त वर्ष 24-25 में किस किस का कितना कितना योगदान है। तो वित्त वर्ष 24-25 का देखो, इससे पुराने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेक्टर 19.7 है, सेकेंडरी 25.7 है। ये सवाल आया था एक बार, मिलाने को आया था, मैचिंग करने को। तो तृतीय क्षेत्र कितना है? मतलब सर्विस सेक्टर 55% है। ये कितना है? 25.3% है। ये कितना है? 19.7% है। तो याद रखना मोटा मोटा कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना है? तो 55% है। और जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसका कितना है? 25.3% है। जो प्राइमरी सेक्टर है वो जीडीपी में योगदान है 19.7%। तो ये डेटा भी ध्यान रखना, मैचिंग करने को आ सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। उद्योग और ये सब दिए हैं, चालू कीमतों पर कितनी वृद्धि, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें डेटा याद मत करना, करोगे भी तुम्हारी इच्छा मत करना। ठीक, चलो सवाल क्या बनेगा? 30 मई को सवाल आज ज्यादा है, कम पढ़ रहे हैं लेकिन सवाल ज्यादा है। हर डेटा से मैंने सवाल बनाने की कोशिश की है ताकि डेटा 2 बार हम पढ़ लें, सवालों के माध्यम से दिमाग में सेट हो जाए। ये कह रहे हैं 30 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान जारी किए गए। बिल्कुल ठीक है। जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष, याद रखना ये कोई वित्त मंत्रालय नहीं कर रहा है, एनएसओ कर रहा है। जारी आंकड़ों के अनुसार 24-25 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.5% है। ये भी सही है। फिर नाम मात्र की जीवीए जो है उसकी वृद्धि 24-25 वित्त वर्ष 23-24 में 9.5 और 11.2 है। नाम मात्र नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने एक सवाल बना दिया है, ध्यान रख लेना। 24-25 की ध्यान रखना कितनी है? 9.5% नाम मात्र की। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। तो 1 और 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कल्याणकारी दक्षता में वृद्धि। इसमें ये बता रहे हैं कि जो पहले सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता था? चेक के जरिए मिलता था, कैश के जरिए मिलता था। अब क्या है? सरकार ने डीबीटी कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे आपके लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। तो उसका लाभ बता रहे हैं। बेसिकली ये मेंस में बढ़िया लिखने को है, मेंस में डीबीटी पूछा जाएगा, यहां से अच्छे डेटा क्रिएट होंगे, लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना ही है। तो भारत में मेरी स्पीड अपने आप तेज होगी, अपने आप स्लो होगी। तो ध्यान रखना, तेज कहां होगी? जहां ना महत्वपूर्ण चीजें हैं। स्लो कहां होगी? जहां महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं किताब पढ़ाने से पहले कम से कम 1, 1.5, 2 बार खुद पढ़ता हूं, फिर आपको बताता हूं, ताकि डेटा मुझे भी ध्यान रहे। भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी प्रणाली ने सरकारी कल्याण योजनाओं में डिलीवरी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए मात्रात्मक मूल्यांकन के मुताबिक भारत में डीबीटी प्रणाली ने कल्याणकारी वितरण के रिसाव को रोककर देश की अनुमानित इतने लाख करोड़ रुपया बचाने में मदद की है। ये मेंस में लिख दोगे ना, बढ़िया डेटा होगा। फिलहाल रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि डीबीटी के कार्यान्वयन के बाद सब्सिडी आवंटन में सरकारी व्यय 16% से घटकर 9% रह गया है। यह डेटा आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, 16% से घटकर, जो सब्सिडी पहले हम सरकार देती थी लगभग 16% जीडीपी का देती थी, अब वो घटकर कितनी रह गई है? 9%, जो सार्वजनिक व्यय में दक्षता में एक बड़ा सुधार है। आप सोचो ना, लगभग आधी रह गई। यह मूल्यांकन बजटीय दक्षता, सब्सिडी युक्तिकरण और सामाजिक परिणामों में डीबीटी के प्रभावों की जांच करने के लिए 9 से 24 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करता है। डीबीटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक जेएनएम ट्रिनिटी है ना, जन धन, आधार और मोबाइल, ये 3 चीजें हैं। तो आपसे पूछ ले जेएएम ट्रिनिटी, अच्छा शब्द है, अच्छी टर्मिनोलॉजी है, पूछी जाएगी। तो जेएनएम क्या है? जे से जनधन योजना, ए से आधार और एम से मोबाइल ट्रिनिटी, यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जनधन योजना का बड़ा योगदान था, मैक्सिमम खाते खुले, आधार से सबके खाते जुड़ गए तो फर्जी चीजें रुक गई, और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन द्वारा चीजें और इजी हो गई का उपयोग, जिसका अर्थ है जनधन बैंक खाते, आधार विशिष्ट पहचान संख्या, मोबाइल फोन, इस ढांचे से लक्षित और पारदर्शी हस्तांतरण को सक्षम बनाया। रिपोर्ट में कल्याणकारी दक्षता सूचकांक पेश किया गया है। सूचकांक 2014 में 0.32 से लगभग 3 गुना बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया, जो प्रभावशीलता और समावेशन में तेज वृद्धि को दर्शाता है। तो कल्याणकारी दक्षता सूचकांक 2014 में इतना था, 23 में इतना हो गया। ठीक,
रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य निम्नलिखित हैं। डीबीटी पूर्व युग यानी 2009 से 13, 14 से पहले सब्सिडी कुल व्यय का औसतन 16% थी, जो सालाना इतने लाख करोड़ रुपए थी। इसमें काफी रिसाव था। अब 9% रह गई है, 9% तक कम हो गया है। जबकि लाभार्थियों का कभी कोई कहेगा जी लाभार्थी कम कर दिए, सुन लो, लाभार्थी 16 गुना बढ़कर 11 करोड़ से 176 करोड़ हो गए हैं। लाभार्थी बढ़ गए, ठीक है। चलो कोविड अपवाद, कोविड में जो है, कोविड में तो चीजें अलग लग रही थी, हर चीज में अपवाद था। खाद्य सब्सिडी 1,85,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो कुल डीबीटी का 53% है। यह मुख्य रूप से आधार से जुड़े राशन कार्डों के प्रमाणीकरण के कारण हुआ है। मनरेगा 98% मजदूरी समय पर हस्तांतरित की गई। डीबीटी ये सब मेंस में लिखने का डाटा है। पीएम किसान योजना 2.1 करोड़ आरोग्य लाभार्थियों को हटाकर इतने करोड़ रुपए की बचत हुई है। फिर उर्वरक सब्सिडी तो इतने की बिक्री कम होकर इतने रुपए की बचत हुई है। तो सब में बचत की बात कर रहे हैं। सवाल अलग से किसी पर नहीं बनेगा, वही वह डेटा का बन सकता है। चलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन के बाद सब्सिडी आवंटन का 16% से घटकर 9% रह गया है। बिल्कुल ठीक है, सवाल बन सकता है। कल्याणकारी दक्षता सूचकांक 2014 में 0.91 से घटकर कल्याणकारी दक्षता सूचकांक तो बढ़ेगा। जब सब लीकेज कम होगा तो कल्याणकारी दक्षता सूचकांक, कॉमन सेंस से भी आप ये सवाल सही कर सकते हो, तो दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो केवल दो। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व होते हैं। भाई कल्याणकारी दक्षता, इस समय याद रखना डेटा पे बहुत जोर है, तो कहीं भी सरकार द्वारा कल्याण की बात की जाए, नकारात्मकता कहीं भी सरकारी डेटा में आपको नहीं मिलेगी, वो हमेशा रहता है ना, लेकिन फिर भी ध्यान रखोगे, ठीक। चलो, विशेषकर जो डेटा सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें तो नकारात्मकता नहीं ही मिलेगी। प्रश्नों में इस बात को ध्यान रखना। फिर ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है ना, अभ्युदय बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आरओ की 2026 में जो एग्जाम आएगा उसके लिए एक परीक्षा होगी। आप डेली 4-5 घंटा दीजिए। कुछ भी करते हैं, आप जॉब में हैं, ना जॉब में हैं, गृहिणी हैं, आप 4-5 घंटा डेली दीजिए। पूरा शेड्यूल हम बना के देंगे। प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, जो फाउंडेशन बैच होता है उसमें सब कुछ इनबिल्ट रहता है। और डिकोड एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं डिकोड एग्जाम लास्ट तक है ना। मैंने मेंटरशिप बैच सोचो कब, जब खत्म हुआ था वो पुराना वाला पेपर लीक हुआ था, तो पिछले साल जुलाई में पेपर होने की उम्मीद थी। 3 महीने के लिए मेंटरशिप बैच चलाया था। उसमें मेंटरशिप में अभी भी हम करंट अफेयर्स के टेस्ट दे रहे हैं। हम चाहते तो ना देते, 3 महीने का बैच था, लेकिन हम अभी भी उसमें करंट अफेयर्स और डिकोड एग्जाम एक बार जुड़ने के बाद अभी तक हमने उसमें टेस्ट कराए हैं, तो ध्यान रखना। चलो, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015, तो सीधा पूछ सकता है 10 साल पीछे 3 योजना हम और पढ़ के आए थे नेशनल करंट अफेयर्स में, उसको भी ध्यान रखना। फंडिंग द अनफंडेड मिशन के साथ शुरू हुई कि उसको पैसा दो जिसके पास पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फंडिंग द अनफंडेड, तो इसको याद रखना। इसका उद्देश्य छोटे गैर कारपोरेट असंगठित उद्यमियों को बिना प्रतिभूति के ऋण उपलब्ध कराना था। मतलब किसी का कोई मॉर्गेज कोई चीज नहीं रख रहे थे, ऐसे ही पैसा दे रहे थे। 10 वर्षों के भीतर यह योजना वित्तीय समावेशन का प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है, जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करोड़ों सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक ऋण खातों में इतने रुपया ट्रांसफर किए गए। मेंस का बढ़िया डेटा बनेगा। खैर, राशि और लघु उद्यमों को वो प्रदान की। तमिलनाडु राज्य याद रखना, मुद्रा योजना, तो मुद्रा देनी है तो वो कह रहे हैं तू मिल तो सही भाई, तभी तो तुझे मुद्रा दूंगा। सर मुद्रा चाहिए, मास्टर के पास मुद्रा है, लेकिन मास्टर मुद्रा कब देगा? जब तुम मिलोगे, तुम मिलोगे। तो याद रखना, मुद्रा में सबसे ज्यादा किसने खर्च किया है पैसा? तमिलनाडु ने। उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश, है ना, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश। फिर आपको बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रख लेना, जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। सवाल पूछा जा सकता है 2000 स्टेटमेंट का बड़ा बेहतरीन सवाल बनेगा। 2015 में शुरू हुई है, सबसे ज्यादा तू मिल तब तुझे मुद्रा देंगे, ये ध्यान रखना। 68% खाते, देख रहे हो, महिला सशक्तिकरण, 68% खाते महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किए गए। 50% मुद्रा लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC से आते हैं। कुल मुद्रा खातों में 11% खाता धारक अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं, ध्यान रखना। चलो, श्रम मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त नौकरियां उत्पन्न हुई हैं और NPA स्तर में भी नियंत्रित है। तो ये सब मेंस में लिखने वाली चीज है। योजना का आकार क्या है? तो एक है शिशु योजना जो 50,000 रुपया तक मिलती है, जो जैसा आदमी की वैल्यूएशन होती है बैंक वाले देख लेते हैं कि भाई ये क्या कर सकता है, कितना पैसा दे सकते हैं। फिर किशोर 50,000 से 5 लाख तक,
तरुण 5 लाख से 10 लाख तक, तथा हाल ही में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख। तो 4 श्रेणी याद रखोगे। तरुण प्लस पूछ सकता है तो शिशु, शिशु के बाद किशोर, जैसे जैसे आदमी बढ़ता है तो शिशु होता है, पहले बालक होता है तो 50,000 रुपया, किशोर हो जाएगा तो 5 लाख रुपए, ठीक है, 50,000 से 5 लाख। फिर तरुण हो जाएगा तो 5 से 10 लाख, तरुण प्लस 10 से 20 लाख। तो इसको ध्यान रखोगे। तरुण प्लस विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुका दिया है। IMF रिपोर्ट मुद्रा योजना को सूक्ष्म उद्यम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानने वाली बनाती है। तो बढ़िया सवाल है, बढ़िया डेटा है। कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी, ध्यान रखना। टैगलाइन क्या थी? फंडेड द अनफंडेड, है ना, फंडिंग द अनफंडेड। इस योजना का उद्देश्य छोटे गैर कारपोरेट असंगठित क्षेत्र के उद्यमी, याद रखोगे, बिना प्रतिभूति के ऋण उपलब्ध कराना था, बिल्कुल ठीक है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ऋण वितरण दर्ज किया है। क्या ना मास्टर ने बताया मुद्रा कब मिलेगी? जब तुम मिलोगे, तू मिल तब मुद्रा देंगे। तो तमिलनाडु नहीं है, पहले नंबर पे तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। कौन सही? ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2। आगे चलें, चलो। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष भारत के एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में। तो ये तमाम इसमें बोल वचन है, देख लो। नीति आयोग ने पूरी रिपोर्ट जारी करी है। तो नीति आयोग मतलब सरकार की तारीफ में रिपोर्ट है। तो हमें दुनिया भर से नहीं मतलब, तुम समर्थक हो विरोधी हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अपना डेटा याद रखना है, हमें सवाल ध्यान रखने हैं। अप्रैल 2025 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के संदर्भ में, IMF ने कुछ आंकड़े जारी किए, उसके संदर्भ में नीति आयोग ने लिपाई कर दी। नीति आयोग ने बढ़िया एकदम चमकती हुई रिपोर्ट जारी करी। उन्होंने बताया है कि भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसको याद रखना, बार बार आ रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें वास्तविक जीडीपी 6.5%, वास्तविक जीडीपी 6.5%, यही एनएसओ का डेटा था, बढ़ रही है। और सांकेतिक जीडीपी इतने लाख करोड़ रुपए से बढ़कर इतने लाख करोड़ रुपए हो गई है। संचयी एफडीआई $1 ट्रिलियन पहुंच गया है, जिसमें अकेले वित्त वर्ष 25 में पहले 9 महीने में इक्विटी प्रवाह इतना। तो ये सवाल आपसे नहीं, आपको केवल क्या याद रखना है? आपको केवल अभी तक ये याद रखना है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, वास्तविक जीडीपी 6.5% से बढ़ रही है 2024-25 की, यही एनएसओ का डेटा था। संचयी एफडीआई प्रवाह इतने से बढ़ गया है, लक्षित राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को औसतन 8.2% से घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया है, याद रखना। अब ये पिछले 10 साल और वर्तमान के 10 सालों का तुलना कर रहे हैं, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति जो है 4.6% हो गई है। तो मुद्रास्फीति और खुदरा मुद्रास्फीति ध्यान रखोगे, 5 और 4.6। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है। 2030 तक 7.3 ट्रिलियन हो जाएगा, है ना। तो जो हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 2030 तक हम 7.3 ट्रिलियन हो जाएंगे, है ना। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030। तो तीसरा, कोविड के दौरान इतने लाख रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने अर्थव्यवस्था को बचाया था। पिछले दशक में भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 14-15 में इतने लाख करोड़ रुपए थी, इससे बढ़कर 3 ट्रिलियन लगभग आकार हो गया है, जो कि केवल 10 वर्षों में 3 गुना हो गई है। ठीक, अकेले 24-25 में सांकेतिक जीडीपी इतनी बड़ी है। तो सांकेतिक बांध के याद मत रखो, वास्तविक जीडीपी याद रखना। जबकि वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर 6.5% बढ़ी, जो निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है। इस अवधि के दौरान वास्तविक जीवीए 6.4% और सांकेतिक जीवीए 9.5% बढ़ा। सेवा क्षेत्र जीवीए में सबसे ज्यादा योगदान करता है। तो सर्विस सेक्टर अभी देख के आए थे कितना, 25.3 क्या सेकेंडरी सेक्टर, और 19.7 क्या टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर 55%, सेकेंडरी सेक्टर 25.3% और प्राइमरी सेक्टर का जीवीए जीडीपी में योगदान 19.7%, जिसका अंश इतना है 50 से 55% हो गया है 2025 में। यह लगभग 30% कार्यबल को रोजगार भी देता है। तो यहीं से स्टेटमेंट बनकर लाइन आ जाएगी, जीडीपी में योगदान 55%, कार्यबल को रोजगार 30%, याद रखोगे। कर राजस्व रिकॉर्ड संचय पर पहुंच गया है 2026 के लिए। कर जीडीपी, तो टैक्स जो है वो जीडीपी का, टैक्सेशन जीडीपी का अनुपात कितना है? 12%, मतलब जितना जीडीपी है उसका 12% लगभग हमें टैक्स प्राप्त हो रहा है। भारत के कुल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, इतने बिलियन से $825 बिलियन हो गया है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं निर्यात, तो कैसे याद रखोगे? निर्यात $800 बिलियन, $825 बिलियन का अप्रोक्स हो गया है, जो लगभग 76% की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। आपसे पूछा जा सकता है 24-25 में निर्यात कितना, तो 826 या $25 बिलियन याद रखोगे। सेवाओं का निर्यात दुगना हो गया है, जो कि 13-14 में इतना था। तो सर्विस सेक्टर का निर्यात कितना हो गया है? 387, लिख लेना, इसको अलग से डेटा लिख लेना। टोटल निर्यात $825 बिलियन, सर्विस निर्यात 387, ठीक है, मोटा मोटा। वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात में उछाल,
निर्यात सामान जो है वो क्या क्या है? एक तो है इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दवा, है ना, दवा और फार्मास्यूटिकल, ये 3 टॉप निर्यात चीजें कर रहे हैं हम। क्या? इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रिकल सामान। भाई इंजीनियर क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉनिक बना रहा है, ऐसा है नहीं, याद करने के लिए बना रहा हूं, बता रहा हूं। तो इंजीनियरिंग सामान, तो इंजीनियरिंग क्या बना रहा है? इंजीनियर इलेक्ट्रिक सामान बना रहा है, तो दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक सामान, तीसरे नंबर पे दवा। भारत का गैर पेट्रोलियम निर्यात इसने यूएस डॉलर है सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज्यादा कहां करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कहां करते हैं? ये नहीं पूछेगा। फिर भी वित्त वर्ष 21-22 में अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक एफडीआई प्रवाह इतने बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो पिछले 10 वित्तीय वर्षों में इतने बिलियन डॉलर रहा। 24 वर्षों में दर्ज एफडीआई का लगभग इतने परसेंट, कोई नहीं पूछ रहा। एफडीआई में 26% के उछाल के साथ 24-25 में पहली छमाही में एफडीआई इतने मिलियन डॉलर पहुंच गया है, तो इसको ध्यान रख सकते हो तो रख लेना। ठीक, 42 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर पहुंच गया है। 90% से अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह के माध्यम से आता है, इक्विटी प्रवाह के माध्यम से आता है ना। अब मैं तुम्हें डिटेल नहीं बताऊंगा कौन कौन से माध्यम होते हैं एफडीआई के, बहुत टाइम लग जाएगा, अपन सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। 6.3 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और उद्यमिता में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कृषि के बाद कोई दूसरा रोजगार देता है तो 6.5 करोड़ 6.3 करोड़ एमएसएमई हैं जो रोजगार देते हैं। ठीक, कृषि के बाद वित्त वर्ष 17-18 में डिजिटल लेन देन कितना हो गया है? 23-24 में 18,737 करोड़, मोटा मोटा याद रखोगे 18,000 करोड़। 1% सीजीआर से बढ़ रहा है। सीजीआर चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि की तरह काउंट होती है। इस अवधि में लेन देन मूल्य 11% की सीजीआर के साथ इतने करोड़ रुपए से बढ़कर इतना हो गया। तो आप याद रखोगे 23-24 में 18,737 करोड़ डिजिटल लेन देन, 18,000। ठीक, डेटा भी क्या क्या याद करें, एक बार रिवाइज करवा दूंगा। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित यूपीआई और रुपे कार्ड डिजिटल भुगतान करने के लिए प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में यूपीआई कहां कहां चल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखोगे। यूपीआई यूएई में है, नेपाल में है, भूटान में है, सिंगापुर में है, मॉरिशस में है, फ्रांस में है और लंका में है। तो आसपास वाले हैं, दूर का केवल यूएई और फ्रांस है और सिंगापुर है, तो इसको ध्यान रख लेना। रुपे कार्ड यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब ध्यान रखोगे। डेटा एक बार रिवाइज कर लो, है ना। आईएमएफ के अनुसार चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वास्तविक जीडीपी 6.5%। फिर उसके बाद जो 2030 तक हम 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है, लगभग कितना? 55%। जीडीपी 12% रहने का अनुमान है, कर राजस्व कर जो है जीडीपी का। फिर इतने 825 बिलियन डॉलर का हमने विदेशी व्यापार लगभग निर्यात किया है, जिसमें 377 कितना था? 387 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट है। 3 बड़े सामान जो जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रिकल सामान और फार्मास्यूटिकल। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा एफडीआई 42 पिछले साल, और जो ऑनलाइन लेन देन है वो 18,737 करोड़ रुपया हो गया है। तो मोटा मोटा याद रख लेना 19,000 करोड़ है। फिर यूपीआई कहां कहां यूज हो रहा है? यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका, है ना। चलो, तो इनको ध्यान रखना। सवाल, अप्रैल 2025 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के संदर्भ में नीति आयोग के अनुसार भारत 2025 में तीसरी है। भारत तीसरी है क्या? कि तीसरी है क्या? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वास्तविक जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ रही है। सांकेतिक कितने लाख करोड़? 3 गुना बढ़कर इतने लाख करोड़ हो गई। हाँ, तो सांकेतिक लगभग 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी, तो ये सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक, अगला सवाल, कौन सही नहीं है? वित्त वर्ष 24-25 में भारत के निर्यात उछाल शीर्ष 3 निर्यात सामान कौन से हैं? इंजीनियरिंग है पहले नंबर पे, फिर इलेक्ट्रॉनिक है, फिर दवाएं हैं। बिल्कुल ठीक है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के गैर पेट्रोलियम निर्यात इतने मिलियन यूएस डॉलर के उच्चकालिक पर पहुंच गया है। तो मतलब पेट्रोलियम बड़े मात्रा में करते हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन ये ठीक है। गैर पेट्रोलियम निर्यात 374 पहुंच गया है। ठीक, चलो। फिर वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक एफडीआई कितने? इतने था क्या? 42 था, हम पढ़ के आए थे। प्रारंभिक छमाही में 42 था, 42 बिलियन डॉलर था, याद रखोगे। तीसरा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका 2 स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, तीसरा वाला और पहला वाला। इन दोनों को आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे। आगे चलें। चलो, वर्तमान में कौन सा सही है? सवाल ज्यादा है ताकि डेटा रिकॉल हो, है ना। डेटा रिकॉल होना बहुत जरूरी है पढ़ने के साथ साथ। वर्तमान में यूपीआई का प्रयोग यूएई कर रहा है, नेपाल कर रहा है, भूटान कर रहा है, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रुपे कार्ड कौन कौन यूज कर रहा है? यूएई कर रहा है, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखना, फ्रांस रुपे कार्ड नहीं कर रहा है, फ्रांस सिर्फ यूपीआई कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना। कौन सही है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपन कोर केंद्रीय बजट पर। केंद्रीय बजट में क्या क्या है? केंद्रीय बजट आपके लिए क्या लेके आया है? तो केंद्रीय बजट देखेंगे, आर्थिक समीक्षा देखेंगे और उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे। ठीक,
चलो तो केंद्रीय बजट को शुरू करते हैं। तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजादा अप्पा राव, ठीक है, गुरजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है, ये डायलॉग मारा किसने? वित्त मंत्री ने, है ना। तो ये सीधा सीधे स्टेटमेंट उठा के पूछ लेगा, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि उसके लोगों से है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो गुरजादा अप्पा राव, याद रखना गुरजादा अप्पा राव, ठीक है। अजीब सा नाम है, तेलुगु कवि है, ध्यान रख लेना क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है अगर एग्जामिनर की निगाह जाएगी तो, ठीक। चलो, कथन को उद्धृत करते हुए केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को, तो ये तो डेट आपको पता ही है, इस बजट में सबका विकास, नॉट सबका साथ, सबका विकास, ओनली सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों, ये सवाल दे देगा क्या लक्ष्य है? सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। तुम कहोगे अच्छा मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबका विकास लक्ष्य है केवल। चलो, संतुलित विकास भी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने भारत में व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ये 6 सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत हैं, याद रखना कौन कौन से 6 हैं। गरीबी से मुक्ति, गरीबी नहीं हो, शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य सेवा बढ़िया हो, फिर रोजगार हो, आर्थिक गतिविधियों में कितने परसेंट? 70% महिलाएं, ध्यान रखना 70%। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का भी लक्ष्य रखा है। तो गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तो 4 ही है, फिर 70% महिलाएं, और छठा क्या है? फूड बास्केट, है ना, ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य है। फिर बजट में प्रभावित, ये याद रखना, ज्ञान मॉडल है, GYAN। ज्ञान का क्या मतलब है? G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी। तो इन 4 को ध्यान में रख के सवाल पूछा जा सकता है। 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है, तो 4 ज्ञान मॉडल याद रह जाएगा आपको, सर बिल्कुल रह जाएगा। ज्ञान मॉडल है तो ज्ञान से, G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता, N से नारी, ठीक, ज्ञान मॉडल। 10 क्षेत्र क्या है? कृषि को बढ़िया करेंगे, ग्रामीण संपन्नता लाएंगे, समावेशी, ये नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है। भारत में विनिर्माण को जो है आगे बढ़ाएंगे, MSME को हेल्प करेंगे, रोजगार बढ़िया करेंगे, अर्थव्यवस्था में नवाचार लाएंगे, ऊर्जा आपूर्ति करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, नवाचार को पोषित करेंगे, ठीक। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों, कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना है। तो कितने? 6 क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। तो इसको याद रखोगे, 4 चीजों पे 4 इंजन हैं विकास के। विकास के कितने इंजन? विकास तो सर इंजन है ही ना, विकास तो ऐसा ही है, नॉर्मल छा है सर, आप कहां इंजन बना रहे हो भैया? हम बजट की बात कर रहे हैं, बजट में इंजन बता रहे हैं। तो कृषि है, MSME है, निवेश है और निर्यात है। ये 4 भारत के विकास के शक्तिशाली इंजन होंगे। तो आपसे पूछ सकता है, सवाल इनमें से आएगा ही, बजट के 2-3 सवाल आएंगे ही। आज की क्लास से पेपर में 3 सवाल तक देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिस मत करना। इसीलिए मैं बार बार डेटा बोल रहा हूं, बार बार याद करा रहा हूं। जैसे अभी हमने देखा निवेश, हमारा निर्यात कितना हो गया? 825 बिलियन डॉलर का। तो ऐसे में बार बार रिपीट करूंगा चीजें, ध्यान रखना मेरे भाई। 4 चीजें, कृषि, MSME, निवेश, निर्यात, किसके इंजन है? सर इंजन है शक्तिशाली। इसमें सुधार को इंजन के रूप में, समावेशिता को मार्गदर्शक प्रेरणा के रूप में, विकसित भारत को लक्ष्य के रूप में रखा गया है। केंद्रीय बजट के संबंध में कौन सा सही है? बजट में प्रस्तावित उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, GYAN को ध्यान में रख के बनाया गया है, ज्ञान को। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं इनको भी ध्यान रख लेना, रख सको तो। कराधान, ऊर्जा, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार, ठीक। केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, MSME, निवेश और निर्यात 4 शक्तिशाली इंजन है। अब तक का सारा निचोड़ इस प्रश्न में मिल गया, सभी सही हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो अब हम देखते हैं जो इंजन, 4 इंजन हैं, उन इंजनों को संचालित करने के लिए क्या किया जा रहा है। सर 4 इंजन हैं, इन इंजनों को कैसे संचालित करोगे ये बताओ। तो कृषि पहले इंजन के रूप में बजट में राज्य की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, तो नई कौन सी योजना शुरू हुई है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या है? इसके अंतर्गत कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मापदंडों के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। मतलब जो बेकार हैं उनको बढ़िया बनाया जाएगा, जिनमें क्या है? कम उत्पादकता है, कम फसलों की बुआई है, कम ऋण मिल ले रहे हैं वो लोग, 100 जिले। तो याद रखना, सीधे पूछ सकता है धन धान्य योजना। इस योजना का उद्देश्य तो इस बार के बजट में है। इस योजना का उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। और बजट से सवाल आएगा ही, क्योंकि एक तो बिल्कुल रिसेंट ही घटना है ना, फरवरी की, तो करंट अफेयर्स अपडेटेड है बिल्कुल, है ना। सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना है, पंचायत ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना है, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना है,
दीर्घ अवधि और लघु अवधि के ऋण उपलब्ध कराने हैं। तो जो भी चीज कृषि में बढ़िया हो सकती है कॉमन सेंस से ध्यान रखोगे। इस कार्यक्रम को 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। किससे? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि से 1.7 करोड़। राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन का निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। कितना? 100 विकासशील कृषि जिले शामिल किए जाएंगे। कितने? 100 जिले। ठीक, चलो ऊपर भी बात आ रही है 100 जिले। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, यह कार्यक्रम निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार। तो ग्रामीण संपन्नता कैसे करेंगे? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देंगे, वित्तीय स्वतंत्रता को प्रेरित करेंगे, युवा किसानों को बढ़िया करेंगे, ये सब पूरे कार्यक्रम होंगे। ठीक, चलो केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार किन किन दालों पर ध्यान रखना, तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय? 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक, दाल कितनी? 3। काय की? तूर, अरहर, उड़द, है ना। तो तुम क्या खाते हो? दाल मखनी खाते हो, उड़द राजमा होता है, अरहर की दाल खाते हो, है ना। तो अरहर और दाल मखनी वाला उड़द याद रखना और उसके बाद एक तूर याद रख लेना। तो 3 दाल हो गई, 6 वर्षीय मिशन हो गया। मिशन का नाम क्या? दलहनों में आत्मनिर्भरता। ठीक, हम दलहनों के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और सबसे बड़े आयातक भी हैं, इतना खाते हैं। यह मिशन निम्नलिखित पर बल देगा, जलवायु अनुकूल बीजों का निर्माण करेगा। ये कॉमन सेंस है, सवाल आएगा तो कॉमन सेंस। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगा, दाल है तो का और का, दाल का विटामिन की मात्रा बढ़ाएगी, दाल तो प्रोटीन की ही मात्रा बढ़ाएगी। उत्पादकता बढ़ाएंगे, फसल कटाई के बाद भंडारण प्रबंधन ये सब बढ़िया करेंगे। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेंगे। मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित। सीधा सवाल यहां से पूछा जाएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हुआ था, जीएस में सीधा सवाल आया था, है ना। हालांकि आपके परीक्षा में इतना सरल सवाल नहीं बनेगा मखाना बोर्ड कहां बन रहा है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट या कहीं के माध्यम से भी दे देगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जाएगा। तो एक दूसरा मिशन है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। तो 2 चीजें हमने देख ली। एक हमने देख लिया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि अभियान, जिसमें जो है 100 जिले हैं, है ना, और 1.7 करोड़ किसान हैं। फिर हमने देखा ये दाल वाला मिशन जो चला रहे हैं, दालों के लिए आत्मनिर्भरता, 6 साल का मिशन है, 3 दालें हैं। राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन के अंतर्गत क्या है? अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा मिलेगा, उच्च पैदावार कीट प्रतिरोधी बीज बनाए जाएंगे, है ना, और 100 से अधिक किस्मों के वाणिज्यिक स्तर पर बीज, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं वो बनेंगे। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखोगे। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में सेकंड लार्जेस्ट उत्पादक हैं। कपास कृषि की उत्पादकता, अब ये सवाल बनेगा, यहीं से सवाल, डेटा यहीं से क्रिएट होता है। आपसे पूछेगा मत्स्य में कौन सा है? सेकंड है। कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता, 3-4 सवाल कृषि से आते ही हैं। ठीक है, चलो वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन है, 6 वर्षीय दाल वाला मिशन है। इस 5 वर्षीय मिशन में कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण कपास की आपूर्ति होगी। संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, ये जरूर ध्यान रखना। केसीसी की सीमा लगभग 7-7.5 करोड़ किसान केसीसी ले रहे हैं। केसीसी को 3 लाख रुपए की केसीसी की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल बनने के चांसेस पूरे हैं। यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने हेतु असम में इतने मीट्रिक टन की एक संयंत्र स्थापित किया गया है, असम में, नाम रूप असम में, यूरिया के उत्पादन के लिए। तो ये हर लाइन से सवाल है ना। इसीलिए इकोनॉमी का डेटा मैंने सोचा आपको 2 ही क्लास में पढ़ाता हूं, एक क्लास में बहुत होचपोच हो जाएगा। सवाल भी काफी बनाए हैं। कौन सा सही है? बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत कम उत्पादकता वाले फसलों की बुआई, और क्या 1000 जिले थे क्या? ध्यान रखना 100 जिले हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल एक सही है। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, सरकार ने तूर, उड़द और मसूर थी क्या? तूर, उड़द और अरहर है ना। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ करेगी। तो क्या हो जाएगा? पहला सही नहीं है, पहला गलत है। मसूरी है क्या भाई? अरहर है, मुझे जहां तक ध्यान है। अरे मसूर है, मैं बार बार आपसे अरहर बोल रहा था। देखो सवालों के माध्यम से चीजें ऐसे सही होती हैं। अरहर नहीं है, मसूर है भाई, तूर, उड़द और मसूर। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो मतलब पढ़ते पढ़ते भी चीज कैसे गलत हो जाती है, तो ध्यान रखना। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उस समय पॉइंट किया होगा जब मैं इसको बता रहा था। तूर, उड़द और मसूर है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा फिर, है ना। उस स्थिति में ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक,
है ना। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से चीजें सही होती चलती हैं, क्रक्स निकलता रहता है। मखानों के उत्पादन के लिए विपणन सुधार हेतु बिहार में मखाना बोर्ड बना है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो ना तो एक ना दो, क्यों? क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं केंद्रीय बजट के संबंध में कौन सा सही नहीं है। भारत मत्स्य उत्पादन जलीय कृषि में पहला है क्या? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मछली पालन में, तो पहला गलत हो जाएगा। कपास के कृषि उत्पादकता बहनीता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु एक 5 वर्षीय कपास मिशन शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दालों का 6 वर्षीय मिशन है, कपास का 5 वर्षीय मिशन है। इस 5 वर्षीय मिशन में कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण कपास की आपूर्ति होगी, ये दोनों सही है। स्टेटमेंट एक जो है वो सही नहीं है, यही हमसे पूछा है। निम्नलिखित में कौन सही है? सवाल ज्यादा इसलिए बनाए हैं क्योंकि डेटा रिकॉल हो, डेटा दिमाग में रहे, क्योंकि सवाल बनेगा। संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत जरूर पूछा जा सकने वाला सवाल है। 3 से 5 लाख रुपया किया गया है जो केसीसी है उसकी लिमिट को। यूरिया की आपूर्ति के लिए असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन वाला नामरूप, असम में नामरूप में स्थापित संयंत्र किया गया है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, अब देखो बजट में 4 इंजन थे, कृषि था, एमएसएमई था, निवेश था, निर्यात था, तो हमने कृषि पढ़ लिया। अब आ जाते हैं दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई। वित्त मंत्री ने विकास के सूक्ष्म लघु उद्यमों को, एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया और बताया कि ये देश के निर्यात में 45% योगदान देते हैं। ध्यान रखना 45% योगदान है एमएसएमईज का। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोग रोजगार दे रहे हैं, है ना, और विनिर्माण में 36% योगदान देने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार एमएसएमई पे क्यों जोर दे रही है? क्यों? एक तो ये इंडस्ट्री रोजगार बहुत उत्पन्न करती है, दूसरा छोटी छोटी चीजें बनाती हैं जिससे कि निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पूंजी से लेकर बेहतर पहुंच सुविधा सुनिश्चित करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु निवेश कारोबार सीमा को 2.5 गुना करने और उनका वो बढ़ाया जाएगा। ये आपसे पूछा गया था जब इसकी घोषणा की गई थी, तो याद रखना कि वर्तमान में सूक्ष्म उद्यम हम किसको कहेंगे? 1 करोड़ रुपया निवेश हो और 5 करोड़ का कारोबार हो। अब इसको 2.5 गुना बढ़ाने की बात करी गई है। निवेश कितना हो? 2.5 करोड़ हो, कारोबार कितना हो? 10 करोड़ तक हो। ऐसे ही लघु उद्यम किसको कहेंगे? जो 10 से लेके 50 करोड़ तक का, 10 करोड़ का निवेश, 50 करोड़ का कारोबार हो, तो इसको भी 25 किया गया है, 50 वाले को भी 125 किया गया है। ध्यान रखना, तो ये नई सीमाएं अभी की नहीं गई है, कहा गया है कि ऐसा करेंगे। इसके अलावा गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने हेतु भी कुछ उपाय किए गए हैं। क्या? सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिसे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो सके। स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ का बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के 27 प्रमुख क्षेत्रों के ऋण की गारंटी की बात की गई है। उत्तम तरह से चल रही निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक का सावधि ऋण, मतलब सरकार ऋण देने पे जोर दे रही है कि भाई बिजनेस करना है तो पैसा तो चाहिए, तो सरकार कह रही चिंताम ना करोती, पैसा अहम ददामी, पैसा मैं दूंगा। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों हेतु 5 लाख तक की सीमा वाले अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक, 5 लाख महिला अनुसूचित जाति जनजाति के नए उद्यमियों को योजना शुरू की जाएगी। अभी कोई नाम नहीं आया लेकिन कहा है इस दौरान 5 वर्षों में 2 करोड़ तक सावधि ऋण मिलेगा। पूर्वोदय, इसको ध्यान रखना, पूर्वोदय पूर्व के राज्यों के लिए, नॉट नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोदय में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना भाई, कहां? बिहार में भी स्थापित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। इस मिशन के अधिदेश में 5 ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र शामिल होंगे। व्यवसाय करने की सुगमता और लागत मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार जीवंत कार्यबल, गतिशील एमएसएमई प्रौद्योगिकी उपलब्धता। ठीक है, सवाल क्या बनेगा? क्वेश्चन इनसे क्या बन सकता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई देश के निर्यात में 45% योगदान देते हैं। ध्यान रखना, हमने स्टेटमेंट पीछे पढ़ा था, तो ये सही है। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु निवेश और कारोबार की सीमाओं को 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया गया है। बिल्कुल ठीक है, हम पढ़ के आए थे, ये रहा 2.5 गुना निवेश की सीमा और 2 गुना जो इनकी वो है टर्नओवर सीमा है, कारोबार सीमा है, उसको बढ़ाया गया है। ठीक, इनमें गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने हेतु भी उपायों की घोषणा की गई है। बिल्कुल ठीक है, ये सवाल बस ऐसे ही बनाया है, एक डेटा कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पहला स्टेटमेंट इसका महत्वपूर्ण है। एमएसएमई टोटल निर्यात में 45%, इसको ध्यान रखना, सभी सही हो जाएंगे। ठीक,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों हेतु 10 लाख की वार्षिक सीमा वाले निवेश अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पूर्वोदय में बिहार में अपना ये बना रही है सरकार। तो कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 लाख सीमा नहीं थी, सीमा कितनी थी? 5 लाख थी, है ना, 5 लाख सीमा वाले। तो इसमें से भी पहला फैक्ट महत्वपूर्ण भी नहीं है, दूसरा फैक्ट याद रखोगे ये महत्वपूर्ण है। कौन सही नहीं है? तो एक गलत है, दूसरा सही है, इसको याद रखना, दूसरा वाला फैक्ट महत्वपूर्ण है। तीसरे इंजन के रूप में निवेश। अब निवेश की बात करते हैं। तो 4 इंजन थे, कृषि था, एमएसएमई था, निवेश और निर्यात। केंद्र सरकार द्वारा तीसरे इंजन के रूप में निवेश को शामिल किया गया है और मॉडल कौन सा था? ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। केंद्र सरकार द्वारा तीसरे इंजन के रूप में निवेश को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल लोग, निवेश, अर्थव्यवस्था निवेश तथा नवाचार निवेश। ठीक है, दो चीज, इसमें कई चीजें शामिल हैं। लोगों में निवेश करेंगे, अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे तथा नवाचार में निवेश करने की बात की गई है। बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जाएंगी। ठीक है, 50,000 ALTs खोलेंगे, अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे। क्यों? सरकारी स्कूल के बच्चों में नवाचारी भावना को बढ़ावा देने के लिए। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों, ये जो 3 AI लैब हमने खुलवाई थी, है ना, कहां खुलवाई थी? एक पटना में, एक मुंबई में थी, एक कहां थी देख लेना, अहमदाबाद में थी, एक और थी। विशेष विशेषज्ञता वाले भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा, ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ना कि मेक इन इंडिया के, हम कह रहे हैं मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। भारत में बनाओ, भारत के लिए बनाओ, विश्व के लिए बनाओ। वर्ष 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाँ ये 3 हमने बनाए थे ना 2023 में, कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहर के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी 3 उत्कृष्ट केंद्र, AI केंद्र जो हम नेशनल में पढ़ के आए थे, वो अब 500 करोड़ के कुल व्यय के साथ शिक्षा हेतु भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वो खोला जाएगा। शिक्षा हेतु भी इसमें शामिल कर लिया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू की गई है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना से क्या? तो वो क्या है? जो स्कूल और उच्च शिक्षा की भारतीय भाषाओं की पुस्तकें हैं, उनको डिजिटल स्वरूप में पुस्तक उपलब्ध कराना। बजट में पूंजीगत व्यय और सुधारों के प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ की परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। पूंजीगत व्यय मतलब जो कुछ ऐसी एसेट क्रिएट करे जो आगे आने वाले समय में हमें रिटर्न दे, है ना। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, पुल बना रही है, सड़क बना रही है, सब पूंजीगत व्यय है। तो ऐसे पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ का परिव्यय करेगा सरकार, राज्यों को देगी 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त लोन। वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली में 10 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के लिए, ठीक है। वर्ष 2019 में 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया जा रहा है ना। 15 करोड़ से अधिक, ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। 100% कवरेज हासिल करने हेतु कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है कि 100% सबको टंकी से जल मिलेगा। 2028 तक JJM जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है कि 2028 तक सबको टंकी से जल मिलेगा, सबको शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो इसकी लिमिट याद रखना, 2028 JJM। जुलाई 2024 के बजट में घोषित विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि, तो किसके लिए? शहरों में जल बढ़िया हो, सतत शहर बने, इसके लिए 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि, अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगा। 1 लाख करोड़, ये ध्यान रखना। जितना मैं पीला करता हूं उतना आप अपनी पुस्तक पे पीला करते रहें, ताकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में आसानी जाए। सरकार के ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा, अभी हम देखेंगे टोटल 2025 तक, 2024 लास्ट में हमने अक्षय ऊर्जा का 2025 में, मार्च 2025 में हम अक्षय ऊर्जा 200 गीगावाट पैदा करनी शुरू कर दी है। 229 गीगावाट हो गई है, लेकिन 2047 तक 100 गीगावाट क्या चाहिए? एटॉमिक एनर्जी चाहिए, परमाणु ऊर्जा चाहिए। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर इसके लिए बनाए जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े रिएक्टर्स से हम परमाणु ऊर्जा ले रहे हैं। शॉर्ट मॉडल, है ना, लघु मॉडल रिएक्टर मतलब शॉर्ट मॉडल रिएक्टरों का अनुसंधान विकास के लिए 20,000 करोड़ सरकार खर्च कर रही है। सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण हेतु 25,000 करोड़ की निधि के साथ केंद्र सामुदायिक विकास निधि की स्थापना की है। इसमें केंद्र सरकार 49% अंशदान करेगी, शेष राशि पत्तन और निजी लोगों से जुटाई जाएगी।
भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लांट्स लाइनों का दूसरे जीन बैंक स्थापित किए जाएंगे। बुनियादी स्थानिक अवसंरचना डाटा विकसित करने हेतु राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। किसके लिए? स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों का शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन में आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगा। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा या प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह भी स्थापित किया जाएगा। तो इन सबको ध्यान रखोगे आप। कौन सा सही है? केंद्र सरकार द्वारा तीसरे इंजन के रूप में निवेश को शामिल किया गया है, बिल्कुल ठीक है। कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात, जिसमें लोगों को निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश 3 है। मतलब पीपुल लोगों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इकोनॉमी में और नवाचार में। वैश्विक विशेषज्ञता और भारतीय भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। और एआई जो केंद्र खोले उनमें एक एजुकेशन के लिए नया खोलेंगे। 3 अब तक थे, हेल्थ के लिए, सतत शहर के लिए और एक और है कृषि के लिए, ठीक है। अब एक शिक्षा के लिए भी खुलेगा। कौन सही नहीं है? 500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। वही जो एआई केंद्र खोले हैं उनकी बात हो रही है। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू की गई है, बिल्कुल बात ठीक है। 100% कवरेज हासिल करते हेतु के जल जीवन मिशन का विस्तार 2030 तक के लिए किया गया है क्या? ना, याद कराया था, ध्यान रखने के लिए बोला था 2028 तक सबको जल मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? लघु मॉडल रिएक्टर अनुसंधान विकास के लिए 20,000 करोड़ का क्यों कर रहे हैं 20,000 करोड़? क्योंकि हमें 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फिर 10 लाख जर्म प्लांट लाइनों के साथ पहले जीन बैंक की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है, इसमें दोनों सही हैं, है ना, ये भी। लेकिन इसमें ये याद रखना 2047 तक 100 गीगावाट लक्ष्य है हमारा, किसका? परमाणु ऊर्जा का, ठीक है। केवल एक, अच्छा वो 10 लाख नहीं है क्या जर्म प्लांट? 1 मिनट, 10 लाख। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लांट के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। अच्छा, इसमें पहला दे रखा है ना, इसमें पहला जीन बैंक दे रखा है, पहले नहीं दूसरे जीन बैंक, ठीक है। चलो, तो इसको ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नॉट सी, ठीक। चलो, बुनियाद ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो फैक्ट्स महत्वपूर्ण है सवाल, क्योंकि मैथ्स आता था कि मैक्सिमम सवाल इसलिए ताकि आपको मैक्सिमम फैक्ट्स ध्यान में रह जाए, इसलिए, ठीक है। चलो, जो फैक्ट्स महत्वपूर्ण है खुद बताऊंगा। फिर कौन सा सही है? बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना डाटा विकसित करने हेतु राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, तो इसको याद रखना किस लिए है? भूस्थानिक अवसंरचना के विकास के लिए, ठीक। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां जिसमें शामिल की जाएंगी, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो, अब चौथे इंजन के रूप में निर्यात पे आ जाते हैं। निर्यात में हम क्या क्या करेंगे? चौथे पिलर के रूप में निर्यात, ठीक। चलो देखते हैं। क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें कुछ डेटा होंगे कि हम किस किस चीज का निर्यात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। जैसे आपको भी पीछे से याद रखना है क्या? मत्स्य उत्पादन, और उनके उसमें हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, 2028 तक जेजेएम है ना। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण। बिहार में मखाना बोर्ड है, बिहार में जो वो एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट वाला जो वो बना रहे थे इंस्टीट्यूट, वो। क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। व्यापार प्रलेखीकरण, वित्त पोषण समाधान हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट नामक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी, बीटीएन, भारत ट्रेडनेट। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है ना, भारत ट्रेडमार्क, भारत ट्रेडनेट, तो काय के लिए होगा? व्यापार से रिलेटेड होगा। बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। ऐसे सवाल पहले खूब पूछे गए हैं, आ सकता है। यह संवर्धित बीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। मतलब जितना पैसा कमाओगे उसका निवेश, उस पैसे का यूज आप भारत में ही करोगे, ये बात करें। ऐसा नहीं कि यहां से प्रीमियम लेके पैसा आप ड्रेन कर दो बाहर। अच्छी बात है ये। प्रतिस्पर्धी सम्मिलित संघवाद, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक भी एक जारी किया जाएगा। जैसे
इस बार नीति आयोग ने एक राज्य वित्तीय स्थिरता सूचकांक जारी किया है, उसको आगे पढ़ेंगे हम कि किस राज्य की हालत कैसी है पैसा के सिस्टम में, वो जारी किया है। उसी प्रकार निवेश रिलेटेड सूचकांक भी जारी किया जाएगा, वो भविष्य में किया जाएगा, अगले बार जब आप परीक्षा दे रहे होंगे, भगवान न करे आपको आवश्यकता हो, लेकिन तब आपको पढ़ना होगा। सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 अधिक से अधिक कानूनों और उनको अपराधों को आपराधिक घोषित कर दिया गया था। सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक को भी जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी, कोई बात नहीं। जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क की दर संरचना में व्यापक बदलाव किया गया है, टैरिफ कम किए गए हैं, ठीक है। 6 जीवन रक्षक दवाओं में 5% रियायती सीमा शुल्क दिया गया है, वो सब बातें हैं। 2014 के तुरंत बाद शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख करा पहले, फिर 2019 में 5 लाख करा और 2023 में 7 लाख करा, अब 12 लाख कर दिया है, ठीक है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई पूंजीगत लाभ 1 लाख रुपए प्रति माह को छोड़कर, मतलब इन सबके 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 12 लाख से ज्यादा हुई तब फिर आपको इस स्लैब के अनुसार टैक्स देना है, ठीक। चलो, वेतन भोगियों के लिए 75,000 की और मानक कटौती है, नई में ये है। अब देखो ध्यान रखो, 4-4 का गैप है और 5-5% का गैप है, याद कर लेते हैं। 4 लाख तक 0 टैक्स है ना, 4 से 8 तक 5% टैक्स, 8 से 12 तक 10% टैक्स, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25 और 24 के बाद 30% टैक्स। ये कब है सर? आप तो कह रहे थे 12 लाख तक फ्री है, ये तब है जिनकी इनकम 12 लाख से भी ज्यादा है, तो फिर उनसे 4 लाख से ऊपर की सारी इनकम पे टैक्स लिया जाएगा। 12 लाख तक है तो ये आपको नहीं देना है, ठीक। चलिए, फिर सवाल बनेगा केंद्रीय बजट 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्षेत्रीय और मंत्रालयिक लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एकीकृत प्लेटफॉर्म में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड बैंक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक जारी किया जाएगा, यह भी ठीक है। हमसे पूछा है कौन सा सही है? सारे के सारे सही है सर, सभी ठीक। तो इसका पूरा क्रक्स निकल के आ जाता है में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है। केंद्रीय बजट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? फिर देखो, बजट में बीमा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 74 से बढ़ा के 100 कर दिया गया है। ये भी इसके साथ साथ ये भी बात रखोगे, दूसरा स्टेटमेंट याद रखोगे, हाँ इसमें नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट आप ये याद रखोगे कि जो प्रीमियम का अमाउंट है उसका निवेश आपको भारत में ही करना होगा, तब 100% एफडीआई है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर दे नहीं होगा, यह भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 ना 2। केंद्रीय बजट के प्रमुख तथ्य, अन्य प्रमुख तथ्य क्या है उनको भी देख लेते हैं। इस पे लगभग मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है जहां से भी बन सकता था। वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? तो बजट का आकार, हालांकि सवाल नहीं बनाया है लेकिन आप बजट का आकार ध्यान रखोगे, कितना है? 50 65 345, ठीक है। तो 50 है, 65 है, 45 है, बीच में 3 है ना। तो 50 65 345, 4-5 बार लिख लो अभी किताबिया पे ही, ऊपर की तरफ जो स्पेस खाली है ना किताब पे उस पे लिख लो 50 65 345, क्या 50 65 345 ऐसे लिख लो। 25-26 के लिए कुल प्राप्तियां भी इतने करोड़ की अनुमानित हैं। उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां इतने लाख करोड़ रुपया तथा कुल व्यय इतने लाख करोड़ रहने का अनुमान है। निवल प्राप्तियां इतने लाख करोड़ रहने का अनुमान है, कुछ नहीं पूछा जा रहा। 24-25 के कुल व्यय को संशोधित अनुमान इतने करोड़ रुपए है, जिससे कुल पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ है। इस अवधि के दौरान उधारियों के अलावा इतनी होगी। संशोधित आंकड़ा जारी किया जाता है जो पिछले साल का बजट है उसका, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं अभी। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 4.8 है, किसके लिए? 2024-25 का। ये हमें याद नहीं रखना, 25-26 वाला ध्यान रखना है। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियां में से 67-53, ये ध्यान रखोगे, राजस्व प्राप्ति ज्यादा है का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि 32% जो है लगभग 16 लाख करोड़ रुपया, ये 67%, 32%, ये 34 लाख करोड़ रुपया, ये 16 लाख करोड़ रुपया किससे है? पूंजीगत। तो हमेशा याद रखना राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होंगी, कॉमन सेंस से दिमाग लगाना, ठीक है, क्योंकि पलट के भी डेटा दे सकता है। तो राजस्व प्राप्तियां हमेशा ज्यादा होती हैं अपेक्षाकृत पूंजीगत प्राप्तियों के, ठीक है। तो डिटेल कितना है? 67 और 32%, ठीक। इसी तरह कुल व्यय में, तो व्यय जब राजस्व प्राप्तियां ज्यादा है तो राजस्व व्यय ज्यादा होगा। 77% राजस्व खाते पर और 22% क्या है? पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। डेटा
डेटा से खेल नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा डेटा पलट देगा। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि राजस्व ज्यादा है और वो कम है। बजट अनुमान 25-26 में लगभग 15.69 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, राजकोषीय घाटा, जो कि अब देखो घाटे मैंने सवाल नहीं बनाया है घाटे पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है घाटे कितने कितने हैं। ठीक, चलो तो यहां लिख देते हैं राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा है जी 4.4%। कितना? 4.4% है। इसको दिमाग में रखोगे 25-26 के बजट हेतु। फिर इसके बाद इतने करोड़ राजस्व घाटा कितना है? राजस्व घाटा 1.5 है। तो राजस्व घाटा कितना है? राजस्व घाटा कितना है? 1.5 है। फिर एक होगा प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? शायद 0.8% है, भी देख लेंगे। ठीक, प्रभावी राजस्व घाटा अभी देखते हैं। ठीक, तो ये बजट के दिए सबसे ज्यादा बजट कहां से प्राप्ति होती है? तो प्राप्ति का मैक्सिमम स्रोत जो है उसको ध्यान रखोगे। ये क्या है? उधार और देयता नहीं मानते हैं, आयकर है। मैक्सिमम आयकर है। फिर क्या है? फिर जीएसटी है। नंबर 1 पे आयकर, नंबर 2 पे जीएसटी, नंबर 3 पे निगम कर। इसको ध्यान रखोगे। ऐसे ही व्यय सबसे ज्यादा पैसा कहां होगा? तो 22% करों और शुल्कों में राज्यों को जो हिस्सा दे रहे हैं वो दूसरा ब्याज अदायगी पे। तीसरा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे सबसे ज्यादा पैसा व्यय होता है। राजस्व घाटे की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी राजस्व घाटे की गणना की जाने लगी है। कब से? 2011-12 से। ये क्या है? राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटे में अंतर क्या है समझ लो, ना तो कंफ्यूजन रहेगा, समझ पाओगे नहीं। देखो राजस्व घाटा क्या होता है? सरकार जो पैसा दे देती है वो राजस्व घाटे में, मतलब जैसे तुम्हें सब्सिडी दे दी, सरकार ने कोई पैसा दे दिया, एजुकेशन पे खर्च कर रही है, सब राजस्व व्यय है। इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। सरकार क्या करती थी? अब तक जो राज्यों को अमाउंट देती थी उसको भी राजस्व घाटा मान लेती थी या राजस्व व्यय मान लेती थी। लेकिन राज्यों ने उस राजस्व व्यय से अगर कोई अवसंरचनात्मक निर्माण किया तो प्रभावी रूप से वो राजस्व घाटा नहीं हुआ है ना, तो उसको घटा देते हैं। तो प्रभावी राजस्व घाटा बेसिकली है। तो प्रभावी राजस्व घाटे की गणना की जाएगी। प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 0.3%। तो इसमें लिख लेते हैं प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 0.3%। ठीक, एक और घाटा बचा, दैट इज प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा कितना है? प्राथमिक घाटा 0.8% है। तो प्राथमिक घाटा 0.8%। प्राथमिक घाटा 0.8%। चाहो तो ऐसे लिख लो अपनी किताबिया पे या यहां का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पेपर में जाते समय एक बार ये डेटा देख जाओ। और बजट का आकार कितना है वो भी मैं यहीं लिख देता हूं ताकि ये स्क्रीनशॉट आपके काम में आए। बजट कितना था? 50, 65, 345 इतना ही था। एक बार चेक कर लेते हैं। 50, 65, 345। हाँ, तो ये बजट का आकार है। ठीक, 50, 65, 345। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगी। तो राजकोषीय घाटा हमेशा सबसे ज्यादा होगा क्योंकि टोटल राजकोष में जो घाटा है वो 4.4। राजस्व घाटा इससे कम होगा, कितना है? 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा सबसे कम होता है 0.03 और प्राथमिक घाटा 0.8%। तो इसको ध्यान रखोगे, सारे घाटे याद रखोगे, बजट का आकार ध्यान रखोगे। सवाल एक बन सकता है, मैंने बनाया नहीं है लेकिन बन सकता है। ठीक, चलो कर बजट अनुमान 2025-26 में सकल कर राजस्व कितना है? इतने लाख करोड़ रुपया है। 42.70 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें शीर्ष 3 कर राजस्व कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स है, उसके बाद जीएसटी है, फिर निगम कर है। यही हमने पीछे देखा था। इनकम टैक्स है सबसे ज्यादा, फिर जीएसटी है, फिर निगम कर है। तो याद रखना। ठीक, चलो ये है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। राजस्व प्राप्तियां कितनी कितनी है कर राज्य को? ये टेबल कोई नहीं पूछ रहा है, दे देते हैं अपनी मर्जी से। बड़ी टेबल थोड़ा अच्छी सी लगती है। बजट अनुमान 25-26 में ब्याज भुगतान हेतु इतने लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो कि इतने लाख करोड़ से इतने ज्यादा है। कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा राशि याद रखोगे किसको आवंटन किया गया है? रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपया। ठीक, तो सबसे ज्यादा राशि किसको आवंटित की गई है? रक्षा मंत्रालय को। उसके बाद सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है। ठीक, चलो बाकी व्यय कितने कितने करोड़ रुपया है? तो देखो पेंशन पर इतना, रक्षा पर इतना, इनमें शिक्षा पे इतना है, ग्रामीण विकास पे इतना है, परिवहन पे इतना है। तो ये सब मोटा मोटा आइडिया है। ठीक, योजनाओं में थोड़ा व्यय ध्यान रखोगे। फॉर एग्जांपल पीएम पोषण का याद रखोगे कितना? 12,500 करोड़। 1 लाख नहीं, 12,500 करोड़। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ध्यान रख सको तो रख लेना 19,000 करोड़। याद कैसे रखोगे? पीएम पोषण, तो पोषण कितने में? बोले 12.5 रुपए में पोषण, 12,500 करोड़। सड़क कब तक बनेगी? बोले 19 तारीख तक बन जाएगी। ऐसे ही लिख लेना, तो 19,000 करोड़। पीएम किसान याद रख सकते हो, रख लेना 63,500। गरीब कल्याण अन्न योजना में बहुत बड़ा बजट है,
है तो इसको ध्यान रखना, 2,03,000 करोड़ है। मनरेगा का पूछता है बहुत बार तो 86,000 करोड़ है। याद रखना प्रधानमंत्री शहरी का बजट कम है, ग्रामीण का ज्यादा है, तो स्टेटमेंट देगा तो इनमें ही घुमाएगा। जल जीवन मिशन JJM 2028 तक लक्ष्य है, 67,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन को दिया है। ठीक, बाकी इसमें कोई और महत्वपूर्ण, फसल बीमा योजना ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। केवल PM पोषण 12.5 रुपए में पोषण हो जाएगा। ग्राम सड़क 19 तारीख तक बन जाएगी। PM किसान को काफी पैसा मिला है, 63,500 करोड़ रुपए मिला है। गरीब कल्याण अन्न योजना को 2,03,000 करोड़, मनरेगा को 67,000 करोड़, 86,000 करोड़ माफ कीजिए, JJM को 67,000 करोड़, तो इनको याद रखोगे। मनरेगा को 80,000 करोड़ के आसपास ही रहता है, तो इस बार 86 है। ठीक है, चलो केंद्रीय बजट के संबंध में कौन सा सही है? बजट अनुमान में सकल राजस्व कर इतने लाख करोड़ रुपया है, जिसमें से 3 शीर्ष राजस्व कौन से हैं? निगम, वस्तु और GST। आयकर है क्या? आयकर नंबर 1 पे है, ये पलट दिए तो ये गलत हो जाएगा। बजट अनुमान 25-26 में सर्वाधिक व्यय रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी। बजट अनुमान 25-26 में सब्सिडी हेतु कुल व्यय इतने करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें खाद्य सब्सिडी इतनी, तो सबसे ज्यादा सब्सिडी जो है वो कौन सी है? आपसे पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी लगाने को। खाद्य सब्सिडी है, फिर उर्वरक सब्सिडी है, और फिर LPG सब्सिडी है। तो सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी पे सरकार पैसा खर्च करती है। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार भारत की वास्तविक और सांकेतिक GDP कितनी रहेगी? 6.4। तो 24-25 की बात चल रही है, हमें 25-26 के लिए, 24-25 के लिए 6.4 और 5 में ध्यान रखना। ठीक है, चलो 24-25 में जहां बेहतर खरीफ की फसल में पैदावार अच्छी हुई है, रबी की फसल की भी बढ़िया रहने की उम्मीद है ना। तो कृषि का वृद्धि कितनी है? 3.8, और उद्योग क्षेत्र की कितनी है? 6.2। तो ध्यान रख लेना 6 और 4 10% का टोटल हो रहा है। कृषि में 3.8, उद्योग में 6.2 की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। निरंतर वैश्विक अनिश्चितता के मध्य विनिर्माण संबंधी निर्यात को प्रभावित किया, तथापि सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर की जो वृद्धि है वो कितनी है? 7.2। तो याद रख लेना, पहले दोनों की मिलाकर कितनी है? 10 है। 3.8 कृषि की है, 6.2 किसकी? उद्योगों की है, सर्विस सेक्टर की 7.2 वृद्धि रहने की उम्मीद है। ये भी मैचिंग में सवाल पूछा जा सकता है, बढ़िया सवाल बनेगा। घाटे एक बार रिवाइज करो, राजकोषीय घाटा 4.4, बजट का आकार 50-45 365, 50-65 345। ठीक, फिर राजकोषीय के बाद राजस्व घाटा है ना, राजस्व घाटा 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा कितना था? 0.3%, और एक था लास्ट में प्राथमिक घाटा कितना था? 0.8%। तो ये घाटे भी ध्यान रखना। भारत की सेवा क्षेत्र में निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2024 में इतना % अच्छी वृद्धि दर्ज की है, इतने बिलियन $US का निवल प्राप्तियां की हैं। भारत का चालू लेखा घाटा इतने वर्ष जितने हो गया है, कोई बात नहीं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार याद रखोगे, दिसंबर 2024 के अंत तक $640 बिलियन अनुमानित है, हो गया था। लेकिन अब $700 बिलियन को भी हमने एक बार क्लोज कर लिया है। 90% ऋण की खुराक पूरा करने, मतलब देश पे जितना ऋण है उसका 90% इससे कंप्लीट हो सकता है। सवाल कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रथम अग्रिम GDP 24-25 के वास्तविक सांकेतिक GDP 6.4 और 9.7% अनुमानित है। तो अभी हम देख के आए थे, कहां गई? 6.4 और 9.7 अनुमानित है, सांकेतिक 9.7 और वास्तविक 6.4। ठीक, वास्तविक सकल GVA में वृद्धि दर 2025 में 6.4 रहने के अनुमान है, बिल्कुल ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार $750 बिलियन नहीं $700 बिलियन क्रॉस किया है, यहां 650 था, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? केवल 3। इसमें इस क्वेश्चन में कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब आफत नहीं है, याद नहीं होगा तो। आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं, हमने बजट पूरा कर लिया, हम आर्थिक समीक्षा देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा हमसे क्या कह रही है। आर्थिक समीक्षा के क्या डाटा है, क्या क्या महत्वपूर्ण डेटा है इसमें, है ना। आर्थिक समीक्षा होती क्या है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। तो देखो, वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट है, तो कब की होगी? 24-25 की। तो 24-25 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है बजट से। 31 जनवरी को संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 24-25 के अनुसार स्थिर कीमतों पर भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4, और स्थिर कीमतों पर ही वित्त वर्ष 26 में अर्थव्यवस्था की GDP 6.3 से 6.8 रहने की उम्मीद है। इन दोनों बातों को याद रखोगे कि 2024 की स्थिर पे GDP वृद्धि कितनी है? 6.4 है, और आगामी की उम्मीद कितनी है? 6.3 से 6.8 के बीच है। वास्तविक सकल मूल्यवर्धन GVA की वृद्धि दर वित्त वर्ष इसमें 6.4 रहने के अनुमान है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? 3.3% रही है 2023 में। अगर टोटल वैश्विक अर्थव्यवस्था को ले लें आईएमएफ के अनुसार 2024 और 25 में क्रमशः 3.2 और 3.3% वृद्धि रहने का अनुमान है। किसका? वैश्विक अर्थव्यवस्था का, पूरी अर्थव्यवस्था विश्व की। साथ ही अगले 5 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का औसत भी 3.2 के आसपास रहेगा। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24-25 के लिए 5.4 से घटकर अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। तो खुदरा मुद्रास्फीति की बात हो रही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो एसपीजीज हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है कि सकल निष्पादित परिसंपत्तियां नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जो है 2018 में उच्च स्तर पर था, 2018 से लगातार घटा है। सितंबर 2014 के अंत तक सकल ऋण और अग्रिम का 2.6 पर आ गई है, जो पिछले 12 वर्षों में निम्नतम है। तो स्टेटमेंट आपको देगा 2018 से एनपीए बैंकों का निरंतर घट रहा है। जी हां, घट रहा है। ठीक, चलो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? वित्त वर्ष 25 के पहले 9 महीने के कुल निर्यात वर्ष दर 6.9% वृद्धि दर्ज करते हुए निर्यात हमारा, पीछे हम पढ़ के आए थे कितना, 682 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। बिल्कुल ठीक है। फिर अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 602 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें वार्षिक कुछ नहीं, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सी, एक और दो दोनों सही नहीं है, एक और दो दोनों कुछ गलत होगा, ये एक्स्ट्रा सवाल है। ठीक है, चलो बाह्य क्षेत्र। फिर बाह्य क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है? निवेश में ही हम देख के आए हैं। तो वैश्विक अनिश्चितताओं और निवेश में कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे में हम देख रहे हैं वैश्विक अनिश्चितताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भारत का बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है। 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए, ये सवाल पहले आ गया है, सवाल यहां का है। ठीक है, 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 602 बिलियन डॉलर हुआ है। ये क्या कह रहे थे? 682 कह रहे थे, तो फर्जी सवाल है, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे अब सवाल बनाने के मूड में जब बैठा होता हूं तो एक आध सवाल ऐसा भी बन जाता है। ठीक है, कोई इतना दर्द नहीं लेना है। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 682 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गया है, जिसमें वर्ष दर 6.9% की वृद्धि है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा वैश्विक निर्यात। देखो, कोई भी सवाल ऐसा नहीं बनेगा जो बिल्कुल करंट का हो और 1-2 महीने बाद ही चेंज हो जाए। एक स्टेबल क्वेश्चन बनता है। दूरसंचार, कंप्यूटर्स और सूचना सेवा क्षेत्र में वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। इसको याद रखोगे। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा क्षेत्र में वैश्विक निर्यात में, टोटल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है और पूरी दुनिया में दूसरा है ना। दूरसंचार में भी दूसरे हैं, मत्स्य उत्पादन में भी हम देख के आए थे दूसरे थे। अन्य व्यावसायिक सेवा क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 7.2% के साथ तीसरा बड़ा निर्यातक है। मतलब अन्य सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो अन्य सर्विस सेक्टर में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा में, है ना, दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा में हम सेकंड नंबर के हैं। अदर सर्विसेज में हम 3 नंबर के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। ठीक है, 7.2 हिस्सेदारी के साथ। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू घाटा इतने % रहा जीडीपी का, जबकि दूसरी में इतने % आ गया है। दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो 640 बिलियन डॉलर। तो अब देखो, ये 700 भी क्रॉस कर गया है मार्च में, संभवतः आगे बढ़ेंगे तो दिसंबर 24 में कितना है? 640 है, जो 10.9 महीने के आयात और बाह्य ऋण को भी समाप्त कर सकता है। इतना इसके लिए पर्याप्त है। वर्ष 2024 तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे नंबर पे, याद रखोगे। सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व किसका है? चाइना का है, फिर जापान का है, फिर स्विट्जरलैंड का है। तो ये बात दिमाग में रखना, सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व सर अमेरिका का नहीं है। अमेरिका की तो करेंसी ही है जो इतनी स्ट्रांग है, तो उसको फॉरेक्स रिजर्व रखने की जरूरत क्या है? तो याद रखना, सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व किसका है? तो सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना का, उसके बाद जापान, उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर आपका आता है भारत, 4th नंबर है। वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान में छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़ा और परिधान में छठा निर्यातक है। कपड़ा परिधान पे बहुत जोर सरकार दे रही है ना, कपड़ा परिधान पे, एमएसएमई पे, तो सवाल यहां से बन सकते हैं। कपड़ा और परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2.3% और औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। ठीक है, चलो, यह कृषि के बाद रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक है। क्या? हथकरघा वाला जो कपड़ा वाला व्यवसाय है बेसिकली ये, जिसमें 45 मिलियन से अधिक लोग प्रत्यक्ष रोजगार हैं। ठीक है, 45 मिलियन का मतलब हो गया 4.5 करोड़। इसकी 45 मिलियन यानी 45 गुणा 10, हाँ 4.5,
इसकी लगभग 80% क्षमता देश में एमएसएमई के द्वारा है। भारत शिपिंग जहाजों, अब देखो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार बंदरगाह फलाना ढिमाका इन पे जोर दे रही है। भारत शिपिंग जहाजों लगभग 33% बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष निर्यातक है। किसका? शिपिंग जहाजों का। लोहे और स्टील मिश्र धातु की भी एक प्रमुख निर्यातक है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 गुने से अधिक हो गई है, जो कि 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग इतनी हो गई है। ठीक है, चलो सवाल कौन सा सही है? दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र में वैश्विक निर्यात में 10.2% हिस्सेदारी के साथ विश्व में पहले नंबर पे है क्या? दूरसंचार में दूसरे नंबर पे है। टोटल सर्विसेज में तीसरे नंबर पे है। अन्य व्यावसायिक सेवा में निर्यात में 7.2 के साथ तीसरे नंबर पे है, तो ये ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल 2। इज इट क्लियर? चलो निम्न में से कौन सा सही है? दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640 बिलियन यूएस डॉलर रहा। ध्यान रखना अभी 700 भी क्रॉस किया, अभी आगे की घटनाओं में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमसे दिसंबर तक की बात पूछ रहे हैं तो हम दिसंबर तक का बता दिया 640 है, जो 10.9 महीने के आयात तथा देश के बाह्य ऋण का 90% के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। वर्ष 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में भारत चीन और जापान के बाद तीसरे नंबर पर था क्या? ना, चौथे नंबर पर था। पहले पे चीन है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पे इंडिया है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक था क्या? ना, कपड़ा परिधान, कपड़े 6 दिन पहनते हैं हमने, है ना। जैसे कहते हैं ना 5 कपड़ा, तो 5 की जगह तुम याद रख लो 6 कपड़ा, है ना। 5 कपड़ा की जगह याद रख लो 6 कपड़ा, तो ऐसे ध्यान रख लेना। छठा ही निर्यातक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कपड़ा और परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13, निर्यात में 12। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ऐसी लाइन वहां लिखी हुई थी। कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा सही है? मैंने कहा ना, मैंने आपको डेटा पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बना के दिए हैं ताकि सवालों की अधिकतम प्रैक्टिस हो जाए, डेटा रिकॉल हो जाए, है ना। बार बार डेटा रिकॉल करने पे क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि डेटा से सवाल बनेंगे। आज की कक्षा से 3 से 4 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। बजट के, यूपी बजट भी हम इसी में कवर कर रहे हैं। भारत शिपिंग जहाजों के निर्यात में 33% के साथ बाजार हिस्सेदारी में शीर्ष है। बिल्कुल ठीक है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 गुने से ज्यादा हो गई है। 2005 में वैश्विक सेवा में जो 1.9 था, अब 2023 में टोटल वैश्विक सेवाओं में हम 4.3 का योगदान देते हैं। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। कौन से सही है? एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। कीमतें और मुद्रास्फीति के बारे में क्या बात हो रही है? आईएमएफ के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति दर 5.7% रही, जबकि मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था की ग्रोइंग थी, जो हम 3.3 और 3.2 देख के आए थे। ये मुद्रास्फीति की बात हो रही है, मतलब महंगाई, जो 2022 में 8.7% शीर्ष पर थी आरबीआई के अनुसार। वित्त वर्ष 2026 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2 रहेगी, जबकि आईएमएफ ने 2025 और 26 के लिए 4.4 और 4.1 की संभावना व्यक्त की है। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी रहेगी? 4.2 आरबीआई के अनुसार, आईएमएफ के अनुसार 4.4। मध्यम अवधि का परिदृश्य क्या है? वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 1 दशक तक औसतन स्थिर मूल्य पर 8% की वृद्धि हासिल करनी होगी। ये स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। क्यों? हम 2047 तक अगर विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं, विकसित भारत हर जगह भजन सा गाया जा रहा है, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम 8 CGPR की वृद्धि करें, 8% वार्षिक वृद्धि से चलें। इस वृद्धि दर को प्राप्त करने हेतु निवेश को, जो निवेश आ रहा है जीडीपी का 35% तक बढ़ाना होगा, जो अभी 31% है, ठीक है। 1980 के दशक के बाद दशकों में महत्वपूर्ण वैश्वीकरण देखा गया, जिनमें वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय बदलाव हुए। क्या क्या हुए? वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई। 1980 में वैश्विक व्यापार में योगदान सकल विश्व का ये सब था, तो ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, सब बोल वचन है, ठीक है। वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह 1980 में 54 बिलियन यूएस डॉलर, 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया। आर्थिक विकास हो गया है ना। चलो, इतने यूएस डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो गई, ये सब। वैश्विक जनसंख्या और शहरीकरण, तो 1980 में 4.4 बिलियन से बढ़कर 2022 में 8 बिलियन पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई है, तो ये पूरा वैश्विक है। दुनिया की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 60% चाइना से प्राप्त होता है, देख रहे हो, चाइना से प्राप्त होता है। दुनिया के बैटरी विनिर्माण की क्षमता भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? ये भी चाइना की है, ये भी ध्यान रखना। निवेश और अवसंरचना, दिसंबर 2024 के अंत तक देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष दर वर्ष 15.8% बढ़कर 209 गीगावाट तक पहुंच गई है, जबकि 2023 में, तो इसको याद रखना,
है ना, ये बात थी। दिसंबर 2004 के अंत तक, दिसंबर 2024 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो अभी हमने, अब तो 230-20 तक हो गई है, 209 गीगावाट पहुंच गई है। इस बात को भूलना मत, इस बात को ध्यान रखना। 200 गीगावाट का लक्ष्य हमने क्रॉस कर लिया है। और कब तक, 2000 कितने तक था जो हमारा लक्ष्य था, 100 गीगावाट जो है परमाणु ऊर्जा, उसको भी ध्यान रखोगे। उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी 2.8% हिस्से के साथ भारत के पास आगे बढ़ने का बड़ा अवसर है, मतलब विनिर्माण क्षेत्र में, जबकि चीन की हिस्सेदारी इसमें 28% है। कैन यू इमेजिन, बहुत अंतर है। वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। तो सवाल पूछ लेगा, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% है। कपड़ा उद्योग भारत के विनिर्माण जीवीए का लगभग 11% योगदान देता है। भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है। कपास तथा रेशम मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। किस किस में, जूट, रेशम, मानव निर्मित फाइबर, ये सब। भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। पीछे भी देख के आए थे। इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी लगभग 4% है। वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी 8% थी। भारत तकनीकी वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। तो तकनीकी वस्त्र उद्योग में ये एक अलग चीज है, तकनीकी वस्त्र उद्योग। मात्रा के संदर्भ में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग, ये पूछा जा सकता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग काफी चर्चा में है, इसलिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। मतलब फार्मा जो हमारे यहाँ स्थापित है दवाइयां बनाने से रिलेटेड, तीसरे नंबर के हम सबसे बड़े फार्मा उद्योग है हमारे यहाँ। भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का 1.5% अनुमान में हिस्सा रखता है। इस संदर्भ में भारत एशिया में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे नंबर पे है। किस पे, चिकित्सा उपकरण की बात अगर करेगा तो हम 4th नंबर पे हैं चिकित्सा उपकरण में, वो भी एशिया में, है ना। तो आप फार्मा याद रखोगे, चिकित्सा उपकरण को भूल भी सकते हो। 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर देश में निर्मित हो रहे हैं, बड़ी बात है ये, जिससे भारत की आयात निर्भरता में उल्लेखनीय तौर पर कमी हुई है। जहां सवाल बनेगा खुद बता दूंगा। WPO वाइपो की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में 6वें नंबर पर है। जो पेटेंट फाइलिंग देश है उनमें हमारी रैंक कितनी है, 6वीं है। पेटेंट मतलब कोई चीज हमने बनाई तो उसका एकाधिकार खुद को लेना कि भैया हमारी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत वाले पर बड़ी संख्या में नौकरियों का सृजन करके कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कौन, MSME। MSME सेक्टर हर क्षेत्र में है और हर क्षेत्र में MSME है, तो हर क्षेत्र में MSME होके सेकंड लार्जेस्ट जो है जॉब क्रिएटर है। MSME क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए के कोष से भारत आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंडिया SRI कोष की स्थापित किया है। इस कोष में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और 40,000 करोड़ रुपए इक्विटी या वेंचर कंपनियां जो हैं वो सब डालेंगी। ठीक है, तो MSME के लिए 50,000 करोड़ का एक नया कोष सरकार ने बनाया है। कौन सा सही नहीं है। वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक, फैक्ट रिकॉल करो, बिल्कुल ठीक है। भारत जूट के अग्रणी उत्पादक देश है। कपास, रेशम, मानव निर्मित उत्पादन में सेकंड नंबर पे है। डेटा रिकॉल, बिल्कुल ठीक है। दिसंबर 2024 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 15.8% बढ़कर 209 गीगावाट पे पहुंच गई है, बिल्कुल ठीक है। दिसंबर 2024 तक 209। मात्रा के संदर्भ में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग नहीं है। 3 रुपए की गोली आती है भैया, 3 रुपए याद रखोगे। तीसरा सबसे बड़ा है फार्मास्यूटिकल उद्योग, तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या गलत है, 4th। हमसे यही पूछा है कौन सही नहीं है। सर्विस सेक्टर पे आ जाते हैं। सर्विस सेक्टर में ये कौन बता रहा है सारी बातें, ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये सारी बातें बताई जा रही हैं इकोनॉमिक सर्वे द्वारा। ठीक है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में जीवीए सेवा मूल्य वर्धन का योगदान लगभग 62% है। देश के जीवीए में सर्विस सेक्टर का योगदान 50% से बढ़कर 2025 में 55% ही हमने देखा था। 55% सर्विस सेक्टर, 25.7% जो था या 25.3% जो था औद्योगिक क्षेत्र और 19.7 किसका था, कृषि का। वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात भारत का 4.3%, याद रखना ये बात, वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व में 7वें नंबर पर हैं हम। इज इट क्लियर। 13% हिस्सेदारी के साथ यूएस सीड्स पर है। किसमें, सर्विस निर्यात में। हम सर्विस कैसे निर्यात कर रहे हैं उसमें। उसके बाद यूके, जर्मनी, जापान, चीन और ये सब हम कितने नंबर पे हैं, 7 नंबर पे। तो याद रखना हम कब सर्विस देते हैं, हम 7 दिन सर्विस देते हैं, इसे ध्यान रख लेना।
वित्त वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में 5.7% की वृद्धि रही, 2025 के लिए 12.8% है, कोई बात नहीं। वित्त वर्ष 2024 में सेवा आयात इतने की गिरावट के साथ, तो अच्छी बात है, सेवा का कम हुआ आयात, हम ज्यादा निर्यात करें। पिछले दशक में सूचना और कंप्यूटर आधारित सेवा में इतने की वृद्धि हुई है, इसमें सकल जीवीए में हिस्सेदारी इतने से इतने हो गई है, कोई बात नहीं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, इसका क्या चल रहा है ये भी बताएगा इकोनॉमिक सर्वे। प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 16% है ना, 16 पॉइंट समथिंग हमने देखा था, अभी पीछे डेटा देखा था, उसमें 16% और 46% लोगों को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। तो इस डेटा को याद रखोगे, ठीक है, मोटा मोटा इस डेटा को ध्यान रखोगे। हालांकि हाल ही के वर्षों में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद 17 से 23 में 5% की एक नॉर्मल वृद्धि कौन कर रहा है, कृषि क्षेत्र कर रहा है। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 11.3% योगदान देता है, कुल अनाज उत्पादन का, इस बात को याद रखोगे। देश में फसल की पैदावार अन्य देशों की तुलना से काफी कम है, तो हमारी उत्पादकता कम है, उसको हमें बढ़िया करने की आवश्यकता है। तो वैश्विक अनाज उत्पादन में 11.6% ध्यान रखोगे। भारत की पुष्प कृषि उद्योग एक उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के रूप में उभरा है ना, 100% निर्यात नीति के उभरते उद्योग के रूप में, मतलब जो फ्लोरिकल्चर है। महाराष्ट्र याद रखोगे अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है। चलिए सवाल कौन सा सही है, प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है, 16% है, बिल्कुल ठीक है। एक प्रमुख अनाज उत्पादक के रूप में भारत विश्व के 11.6% का योगदान देता है अनाज उत्पादन में, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन से हम सवाल करते हैं, डेटा को रिकॉल करते हैं, जो डेटा हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य पीछे पढ़ के आए हैं उनको। सामाजिक क्षेत्र में क्या उन्नति भारत कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। सरकार का सामाजिक सेवा व्यय कि जो वित्त वर्ष 21 में इतना था, मतलब सामाजिक सेवा में सरकार बहुत सारी जो समाज के हित के लिए काम करती है, 14.8 करोड़ था, बढ़कर 2025 में 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है। मोटा मोटा ध्यान रख लोगे, कितना डेटा याद रखोगे, तो जो महत्वपूर्ण था उसको ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा रटने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, रोजगार कौशल विकास में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय बेरोजगारी दर इतनी है, अभी आगे आएगी, उसको हम वहां याद कर लेंगे, वो अलग से ही टॉपिक है ना। चलो, बाकी ये याद रखना 10 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 26% जनसंख्या भारत में है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों के तौर पर देखा जाता है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आयात की दृष्टि से शीर्ष देश हमारे, तो सबसे ज्यादा आयात हम किससे करते हैं, चाइना से, कितना 15%, उसके बाद रशिया से, उसके बाद यूएई से, ठीक है। तो आयात सबसे ज्यादा किससे, चाइना रशिया, इनको ध्यान रखोगे। निर्यात सबसे ज्यादा किसको कर रहे हैं, तो यूएसए को, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, फिर नीदरलैंड्स को, फिर चाइना को, तो ये भी याद रखना। आयात दो याद रख लो, आयात सबसे ज्यादा किससे, चाइना रूस से, निर्यात सबसे ज्यादा किसको, तो यूएसए और यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तो ये दोनों सेम है ना, यूएसए यूएई, ऐसे ध्यान रख लेना। फिर अब हम आ गए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पे, ठीक है। तो हमने पूरा सेंट्रल बजट है ना, इकोनॉमिक सर्वे, उससे संबंधित सवाल, तो ये 25-30 सवाल हमने देख लिए। बजट का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, घाटे वाटे बजट का आकार वाकार जरूर ध्यान रख लेना, है ना, उसका सवाल नहीं बनाया था तो वो भी महत्वपूर्ण है, सारे घाटे, ठीक है। चलो, तो अब हम उत्तर प्रदेश बजट को देख लेते हैं। 20 फरवरी 2025 को, तो उत्तर प्रदेश बजट की डेट भी ध्यान रखोगे, 20 फरवरी। 1 फरवरी को क्या है, नॉर्मल बजट प्रस्तुत हुआ है। सामान्यतः राज्यों का बजट सेंटर के बजट के बाद प्रस्तुत होता है, तो उत्तर प्रदेश का बजट कब प्रस्तुत हुआ है, 20 फरवरी को, इस बात को कंठस्थ कर लोगे, है ना। और आकार कितना है, 80, 87, 36.06, इसको भी याद कर लोगे, 4-5 बार लिख लो। ऊपर जो किताब के स्पेस है 80, 87, है ना, 36.06, तो इस बात को भी ध्यान रखोगे। सीधे बजट का आकार पूछा जाता है, पेपर में कई बार पूछा गया है ना, तो ये डेटा याद रखोगे। यह बजट अनुमान सरकार के व्यय को संदर्भित करता है। 25-26 में सरकार द्वारा 80, 87, 36.06, तो 6×36 ऐसे, ये तो यहां से याद रख लेना, 80, 87 है, ठीक। फिर इतने रुपया राजस्व हमेशा ज्यादा व्यय होता है तथा इतने करोड़ रुपए पूंजी लेखा में व्यय किए जाएंगे, ठीक है। फिर ये याद रखना कि कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं, तो 28,478 करोड़ रुपए की बजट रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई थी, है ना, योजनाएं सम्मिलित की गई हैं इस बार, है ना, इस बार, ठीक है, इस बार की गई है इतनी, पिछले साल का बजट का नहीं दिया गया, इस बार 25-26 में याद रखना 28,400, यानी मोटा मोटा 28,500 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। टोटल बजट का आकार 80, 87,
36.06। ठीक, भारत का बजट कितना था? 50, 65, 345। ठीक है, तो उसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना। ठीक है, चलो फिर ये क्या कह रहे हैं, विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़ता बजट का आकार, तो पिछले साल 73, 64 था, इस बार बढ़ गया है, जल्दी ही 1 ट्रिलियन पे ले आएंगे। ठीक है, नंबर 1 किसमें है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, अटल पेंशन योजना, इन सब में हम नंबर 1 हैं। तो जीवन, दोनों सुरक्षा योजना, जीवन बीमा और सुरक्षा योजना, फिर जनधन और आयुष्मान कार्ड और अटल पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश बजट में 25-26 में राजस्व लेखे का व्यय इतना है, हम पीछे देखिए आए, है ना, तो इसको भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? यूपी बजट से मैंने 8-10 सवाल बनाए हैं, तो इनको भी हम बढ़िया से करेंगे। 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के, तो डेट याद रखना, 25-26 का बजट 80-87-736, 80-87-36। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुल में इतने करोड़ रुपया राजस्व और इतने करोड़ रुपया पूंजी। अब देखो पलट दिया, मैंने फिर कहा ध्यान रखना, राजस्व व्यय ज्यादा होता है, पूंजीगत व्यय कम होता है सामान्यतः, अक्सर। ठीक है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने नहीं मिलते हैं, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, तो इस आधार पे ध्यान रखोगे। यहां डाटा ही उलट दिया, इतने 1000 करोड़ मैंने याद कराया, 28.5 मोटा मोटा याद रखना, नई योजनाएं शामिल हैं। ये दोनों फैक्ट पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा कथन सही है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किन योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति थी, जनधन थी, आवास योजना नहीं थी, सुरक्षा योजना थी, आयुष्मान कार्ड थी, इसकी जगह क्या थी? अटल पेंशन थी। तो 1, 2, 4, 5, देखो 1, 2, 4, 5 कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, ध्यान रखना, आवास नहीं है। फिर आ जाओ, ये सरकार की कर कितनी मदें हैं, ये डेटा कोई नहीं पूछ रहा। अब संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो डेट याद रहेगी, 20 फरवरी याद रहेगी सर। नंबर 1 किस किस में है? 5 चीजें याद रहेंगी। ठीक है, रहेगी सर। आकार कितना है? याद रहेगा सर, एक बार बता दो, 80, 87, 36.06। तो 6 36 से ऐसे याद कर लोगे और 80, 87 याद कर लेना। ठीक, चलो 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के लक्ष्य को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन US डॉलर बनाने का है। 1 ट्रिलियन, है ना। राज्य सरकार 10 क्षेत्रों को चिन्हित कर रही है, उन 10 क्षेत्रों पे काम करेगी, कृषि, अवस्थापना, उद्योग, IT, फलाना ढिमाका, ये सब। नीति आयोग द्वारा 14-15 से 22-23 तक की अवधि हेतु राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें यूपी की स्थिति क्या है? अग्रणी में है, फ्रंट रनर में है, अग्रणी में है यूपी की स्थिति। ठीक, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको यहां ध्यान रख लेना। राज्य का समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2014 में 2019 की अवधि में 37.0 था, अब बढ़कर कितना हो गया है? 45.9। तो समेकित फिजिकल इंडेक्स याद रखोगे 45.9। वित्तीय वर्ष 18-19 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर कुल व्यय 4.9 था, अब 6.5 हो गया। ये दिखाता है कि सरकार लोगों की ज्यादा चिंता कर रही है। देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था, यह भी बात ध्यान रखना भाई। देश के सभी राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश इतने क्रमशः इतने % था, जो महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक है। तो टैक्स सिस्टम में भी हम महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो इतने पर 36% थी, घटकर 30% रह गई है। ठीक है, चलो सवाल क्या सही है? नीति आयोग द्वारा 22-23 की अवधि हेतु राज्यों की राजकोषीय नीति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? नीति आयोग ने पहली बार रिपोर्ट प्रकाशित की है। राज्य की समेकित फिजिकल इंडेक्स, तो उसका डेटा याद रखना, स्कोर बढ़कर कितना हो गया है? फिर 45.9। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कौन सही नहीं है? वित्तीय वर्ष 18-19 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 4.9 था, जबकि अब 6.5 हो गया है। बिल्कुल सही है ना। देश के सभी राज्यों में स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश का योगदान 24-25 में महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक है। बिल्कुल ठीक है। फिर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जीएसडीपी का 36% थी, जो बढ़कर अब ऋणग्रस्तता कम हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, बजट में कोई भी डेटा ऐसा नहीं होगा वो घुमा फिरा के दे देंगे कि अपनी सरकार को बदनाम करें। कॉमन सेंस है, याद रखना। एक कॉमन सेंस क्या बताया? राजस्व व्यय हमेशा ज्यादा होगा पूंजीगत व्यय से। दूसरा कॉमन सेंस, सरकार की बुराई या आर्थिक सर्वेक्षण बजट में नहीं होगी। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो कौन सही नहीं है? केवल 3 सही नहीं है। ठीक है, चलो ये सवाल इसलिए है ताकि कॉमन सेंस सीखो। ये सवाल का डेटा याद नहीं करना है,
कॉमन सेंस सीखना है, ठीक है। चलो वर्ष पक्का करके भेज रहा हूं आपको परीक्षा में, प्रश्नों की दृष्टि से पक्का करके भेज रहा हूं, आराम से सवाल करना, कंफ्यूजन मत करना। क्लास रिवाइज करने का टाइम हो तो रिवाइज भी करते रहो, ठीक है। चलो वर्ष 2017-18 में राज्य की जीएसडीपी मात्र 12.9 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जो अब दोगुना बढ़कर 27.5 लाख करोड़ के स्तर पर हो गई है। जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, जहां जीडीपी 9% थी। वहीं राज्य की देश की जीडीपी वृद्धि 9.6 थी 23-24 में, राज्य की 11.6 थी। वित्तीय वर्ष 16-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय इतने रुपया थी, जो 19-20 में बढ़कर 65,000 रुपए हो गई। अभी तक तब तक का ही डेटा होगा। प्रति व्यक्ति आय 65,660। वर्ष 25-26 हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान जो इतने करोड़ रुपए का है, इतने रुपए से 9.8% ज्यादा है। तो पिछले बजट से कितना जो है ज्यादा है, 9.8% ज्यादा है। यद्यपि पूछा नहीं जाता है, फिर भी यूपी का है, तो यूपी के अगर सवाल ही बनाने हुए तो कहां से बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना। कौन सही है? 2017-18 में राज्य की जीएसडीपी 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, जो दोगुना होकर 27.51 लाख रुपए हो गई है। बिल्कुल ठीक है, अनुमानित है या हो गई है, बिल्कुल ठीक है। जीडीपी वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है, तो ये याद रखना। जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 11.6%। दोनों कथन सही है। जीडीपी वृद्धि दर याद रखोगे। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20% है। पूंजीगत परिव्यय जो कर रहे हैं बजट में, अवस्थापना हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि हेतु। अब ये मान लो मैचिंग में दे दे तो टफ सवाल बनेगा। पूंजीगत परिव्यय कितना है? 20%। अवस्थापना हेतु 22%, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। शिक्षा के लिए कितना है भाई? 13 को शिक्षित करेंगे, याद रखना 13%। कृषि के लिए 11%, तो कृषि शुभ है इसलिए 11% दे रहे हैं। चिकित्सा विकित्सा के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% है ना। तो इससे एक अच्छा सवाल मैचिंग में बन सकता है, याद रख लेना। ये यहां से सवाल बढ़िया बनेगा, ये सवाल बनने की संभावना भी है। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए, ये शायद अभी जो वो पेपर हुआ है ना, एजीटीए वाला जो 1-2 दिन पहले पेपर हुआ है, उसमें सवाल आया है इस पे, है ना, जीरो पॉवर्टी पे। तो याद रखना, इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी वार्षिक आय कम से कम कितनी, 1,25,000 रुपए किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मतलब मोटा मोटा आदमी 10,000 रुपए प्रतिमाह कमा ले। राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना 2019 से लागू है, जिसमें किसी भी कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसको 5 लाख का बीमा मिलता है। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है। ठीक, चलो तो इसको याद रखना। 2019 से किसान दुर्घटना बीमा योजना पहले भी चलती थी, पहले इसका नाम समाजवादी कृषक दुर्घटना बीमा योजना था, फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया। उसमें क्या है, कोई भी करेगा। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गांधी जयंती के अवसर पर जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत इन परिवारों को मूलभूत आवश्यकता पूरा करने और उनकी वार्षिक आय 1,25,000 रुपया कम से कम किए जाने की बात कही गई है। कौन सही है? सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को क्या कह रहे हैं कि हम स्कूटी देंगे। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्तावित है, ध्यान रखना। और उच्च शिक्षा के लिए, हाई स्कूल इंटर नहीं, उच्च शिक्षा। प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना सरकार एमएसएमई पे बहुत जोर दे रही है। ठीक है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 24-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना शुरू की गई थी। तो युवा उद्यमी किस लिए? एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कोई स्थापित कर रहा है युवा, उसके लिए। यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब उनको कोई चीज अपनी मॉर्गेज नहीं करनी है, कोई चीज गारंटी के तौर पे लानी नहीं है, ब्याज मुक्त। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख एमएसएमई की स्थापना करने का लक्ष्य सरकार का है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अभियान, इससे सवाल पूछा जा सकता है। जीरो पॉवर्टी से सवाल पूछा जा सकता है, बजट में चर्चा है इनकी, इसलिए महत्वपूर्ण है। मनरेगा के तहत इतने करोड़ 26 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष आज जनवरी 25 तक हमने ज्यादा लक्ष्य क्रिएट कर दिए। पहले ही जनवरी तक ही कर लिए कितने, 27.40 करोड़ मानव दिवस। मनरेगा 100 दिन तक रोजगार देने की योजना है। ठीक है, चलो। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में, कौन सा सही है? वर्ष 24-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई 24-25 के बजट से, बिल्कुल ठीक है। अपनी तरह की, तो अपनी तरह की जहां लग जाए, अपनी तरह की पहली योजना है तो हर योजना अपनी तरह में पहली
होती है, जिसने सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त ऋण प्रदान करने की बात कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रति लाख 5 लाख है क्या, प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना है। तीसरा गलत हो जाएगा, कौन सही है, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, चलो। मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, काय में, मनरेगा वाले में, ठीक है। और महिलाओं की सहभागिता कितनी है, 42%। तो ये फैक्ट भी याद रखोगे। लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने के उत्तर प्रदेश सबसे राज्यों में सबसे नंबर 1 है। मतलब एमएसएमई भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मनरेगा दिवस भी सबसे ज्यादा हमने सृजित किए हैं। हथकरघा उद्योग कृषि मित्र के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। खूब पूछा जाता है सवाल। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 8 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना की जा रही है। 8 कितने, ये सीधे सीधे डेटा पूछा है, कितने डाटा सेंटर पार्क, 8। सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का खूब जोर है, सेमीकंडक्टर 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 सरकार खूब चिल्ला रही है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024, याद रखना 24 है, प्रख्यापित की गई है। सेमीकंडक्टर इकाइयों हेतु डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ किए गए हैं। उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है ऐसा करने वाला। सवाल कौन सा सही है, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है। यही फैक्ट अभी हमने पढ़ा। 96 लाख एमएसएमई और 1.65 करोड़ लोगों के साथ उत्तर प्रदेश इसमें भी नंबर 1 है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो। राज्य में 5 कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना और राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिनमें से 4 क्रियाशील हैं। जेवर वाला भी जल्दी ही क्रियाशील हो जाएगा। तो 5 कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बजट में जो बात लिख दी गई, जो बात यहां से आई, सवाल बनने की संभावना लगभग 100% हो जाती है वहां से। बजट का आकार, बजट की डेट, फिर जो 2 योजनाएं, जीरो पॉवर्टी और अब ये उद्यमी वाला। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उद्यमी पे सवाल पूछेगा, बहुत सारे कारण हो गए। देखो ना कितने तीर इससे आके टकरा रहे हैं। एक तीर बजट में है, दूसरा तीर सरकार एमएसएमई की क्या रही है, तीसरा तीर अच्छा सवाल बन सकता है। तो यहां से सवाल आ सकता है। राज्य में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96% है, मतलब वन प्लस वृक्ष, याद रखना। और वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि के संदर्भ में देश में द्वितीय स्थान है। ये हम जब फॉरेस्ट रिपोर्ट पर रहे थे तो हमने देखा था। फॉरेस्ट रिपोर्ट में शायद मेरे मुंह से ये निकल गया था कि मैंग्रोव में वृद्धि हुई है, मैंग्रोव में कमी हुई है। ठीक है, चलो हो जाता है बोलते बोलते। जैसे आज हो गया था, मसूर को अरहर पढ़ लिया था। तो मैं भी मशीन हूं, AI थोड़ी हूं कोई, है ना। आई एम नॉट अ रोबोट। बाघों की संख्या जो 2018 में 173 थी, अब कितनी हो गई है, 205 बाघ हो गए हैं। बिग कैट अलायंस में मैंने आपको बताया था 7 बिग कैट है, उनको भी ध्यान रखना। देश का ये जरूर ध्यान रखना, यहां से एक सवाल बनेगा। जनपद गोरखपुर में कैंपरियागंज रेंज के अंतर्गत देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहां, गोरखपुर जनपद में, कैंपरियागंज रेंज में। सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना, क्योंकि बजट में क्या रहे हैं। सबसे ज्यादा रुपया कहां से आता है, तो स्वयं के कर राजस्व से आता है, फिर केंद्रीय कर देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा जाता कहां है, तो पूंजीगत परिव्यय पे जाता है, फिर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जाता है। ठीक, चलो। फिर ये क्या है, कुल प्राप्तियां, कुल कोई बात नहीं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। कौन सही है, उत्तर प्रदेश राज्य में वनाच्छादन प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.9996% है, बिल्कुल ठीक है। देश में द्वितीय स्थान है क्या, बिल्कुल ठीक है सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वन वृद्धि में हमने द्वितीय नंबर प्राप्त किया है। राज्य में बाघों की संख्या 173 से बढ़ के 205 हो गई है 2022 में, बिल्कुल ठीक है। बजट में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सवाल भी चिल्ला चिल्ला के आएगा। जनपद अलीगढ़ में कैंपरियागंज रेंज था क्या, अलीगढ़ था क्या, एक भी डॉली खोपड़िया दीवार से लगा के बैठी है रे, उठ जा, तमीज से पढ़ लो, ध्यान रह जाए। फैक्ट मास्टर रिवाइज करा रहा है, आत्मा डाल के पढ़ा रहा है ना, हम ना पढ़ेंगे जी। चलो, अलीगढ़ के बोरिंग लग रहा है, अरे हम मुजरा थोड़ी होगा भाई, बोरिंग तो करंट अफेयर्स है, फिर भी इतना इंटरेस्टिंग बना के बता रहा हूं, फिर भी फैक्ट रिकॉल करा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत तो तुम भी जिम्मेदारी निभाओ। वीडियो ना तो लाइक करते हो, कमेंट सर हम नहीं करेंगे, हमारा डेटा खर्च हो जाएगा। अरे कुछ तो लिख दिया करो, मास्टर को भी लगा करे कि हाँ कुछ सीरियस से विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ समझ रहे हैं चीजों को, कुछ याद कर रहे हैं। उसका यहाँ खड़े होकर 2 घंटे बकबक करना सार्थक हो रहा है, बिना पानी पिए भेमे भेमे कर रहा है, कुछ सार्थकता है। ठीक है, चलो, तो आप इस बात का ध्यान रखा करो। मास्टर को पेट्रोल आपके वीडियो पे लाइक्स, कमेंट, व्यूज इन सब से ही मिलता है। खैर, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां खोला जाएगा, यहां से यहां तक की पूरी बात सही लिखी है।
है, यू अलीगढ़ ही गड़बड़ कर दिया जी। अलीगढ़ क्या है? अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, ठीक है। चलो खैर, तो इसमें से कौन से सही है? 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, अब आ गए हम कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक घटनाएं जो हैं उन पे, ये 8-10 घटनाएं हैं। टोटल 46 क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की कक्षा और है, आराम से देख लीजिए। फिर उसके बाद की जो वो है उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, एक क्लास और ले लेंगे इकोनॉमी की, ठीक है। घबराओ मत, 20 तक कंप्लीट हो जाएगी, आज 14 ही तो है, कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इन घटनाओं पे जो कुछ प्रमुख और विधेयक हैं, जैसे जो बजट से अलग हैं। आयकर विधेयक 2025 एक प्रमुख कर सुधार। तो सरकार टैक्सेशन सिस्टम में सुधार करने की बात कर रही है कि भाई बहुत सारे टैक्स हैं उनको बदल के हम नए टैक्स सिस्टम ला रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कर अधिनियम विधेयक है, ठीक है, 1961 का है इनकम टैक्स अधिनियम, उसमें सरकार चेंज कर रही है कि बहुत सारी चीजें पुरानी हो गई है। 1961 का एक समयबद्ध और व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि इसे संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने हेतु आसान बनाया जा सके। तदनुसार आयकर अधिनियम कितना 2025, तो याद रखना ये बनाया गया, तैयार किया जा रहा है, और आयकर अधिनियम 1961 को निरस्त करेगा। 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इस विधेयक का उद्देश्य नए कानून को सरल, पारदर्शी बनाना है। इसमें कुल इतने सेक्शन हैं, इतनी अनुसूचियां, हालांकि नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अनुसूचियां ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, 536-16। विधेयक में आकलन वर्ष और पिछला वर्ष, जो अब तक बात होती थी कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इन सब की जगह टैक्स ईयर का नाम रख दिया गया है। कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है, टैक्स ईयर की बात की गई है। साथ ही डिजिटल युग के अनुरूप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सीबीडीटी की शक्तियों को भी विस्तार किया गया है। ये याद रखना, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह करंट ईयर या टैक्स ईयर की अवधारणा लाई गई है। इस आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा, संपूर्ण भारत में विस्तारित होगा जब इस अधिनियम का अन्यथा प्रावधान ना किया गया हो। यह कब से लागू होगा? तो याद रखना 1 अप्रैल 2026 से, अगले साल से लागू होगा। आयकर विधेयक 2025 में अनुसूचियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। अनुच्छेद 819 से घटके 536 रह गए। तो ये 16 अनुसूचियां और 536 अनुच्छेद, ये ध्यान रखना बस। वित्तीय वर्ष शब्द आयकर अधिनियम में परिभाषित नहीं है। यह आयकर अधिनियम 1961 में भी परिभाषित नहीं है, लेकिन नए आयकर अधिनियम में वित्तीय वर्ष नाम है, फाइनेंशियल ईयर का नाम है। आयकर अधिनियम 1961 वर्ष 1961 में अधिनियमित तथा यह भी 1 अप्रैल 1962 से अस्तित्व में आया था। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही है? यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर विधेयक 6 दशक पुराने आयकर विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। फिर विधेयक में आकलन वर्ष और पिछला वर्ष की जगह कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। आयकर विधेयक 2025 में अनुसूचियों की संख्या 16 से घटा के 14 कर दी गई है, उल्टी बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 500 बढ़ाकर, दोनों बात बढ़ाई नहीं है। कोई भी कानून कंसाइज किया जाएगा, ना कि बढ़ेगा। कॉमन सेंस अप्लाई करने को स्टेटमेंट लगाया है, तो उल्टा दिया है। जबकि वर्तमान में कितने 819 से 536 रह गए और ये अनुसूचियां 16 बढ़ा दी हैं, ठीक है, अनुसूचियां बढ़ा दी हैं। तो ये तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो आगे चलें। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी। याद रखना, केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का एटलीस्ट जस्टिस होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। फिलहाल 16 जनवरी को सरकार ने घोषणा कर दी कि हम 8वां केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित कर रहे हैं, ठीक। आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग का प्रमुख उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, इस बात को ध्यान रखोगे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्षता कौन थे? अशोक कुमार माथुर। तो माथुर या तो कायस्थ लोग लिखते हैं या फिर बनिया लिखते हैं, तो ध्यान रखना दोनों ही गुणा भाग में मजबूत होते हैं, तो इसलिए उनको बनाया गया था। अभी के नहीं है, पिछले वाले के थे। इस आयोग की स्थापना, इस आयोग ने 2014 में काम करना शुरू किया था, 15 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1947 के बाद से अब तक 7 आयोग बन गए हैं, जिनमें अंतिम 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ था। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 26 में समाप्त हो रहा है, इसीलिए 25 में ही सरकार ने गठन कर दिया है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 7वें के कार्यकाल के पूर्व ही मिल जाएं और लागू कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी तक नियुक्ति कुछ हुई नहीं है। ये सारे दिए हैं, कौन कौन सा कब हुआ है। खैर, कौन सही नहीं है? 16 जनवरी को सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर नहीं है, ये पिछले के थे। लेकिन फैक्ट क्या याद रखोगे इससे संबंधित कि वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। तो दूसरा गलत हो जाएगा, कौन सही नहीं है? केवल 2।
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो भी पीछे के क्या क्या आए थे कि उत्तर प्रदेश कायम है, अग्रणी में है, अचीवर में है, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि राज्यों में राजकोषीय नीति को लेकर प्रतिस्पर्धा बने, राज्य वित्त का सकारात्मक और उचित प्रयोग करें, ये इसका मूल है। नीति आयोग ने भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, पहला जारी हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। याद रखना किसने? नीति आयोग ने, जो राज्य स्तरीय आर्थिक सशक्तिकरण का व्यापक मानचित्रण है। ठीक, चलो, इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन करना, देखना कि भाई क्या है, सतत एवं मजबूत आर्थिक विकास के लिए नीतिगत सुधारों को दिशा देना तथा राजकोषीय प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये सब इसके कॉमन सेंस वाले काम है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में वित्त वर्ष 22-23 का डाटा, ये ध्यान रखना, वित्त वर्ष 22-23 का डाटा के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है। कितने? 18। ये राज्य कुल सार्वजनिक व्यय के 2/3 एवं कुल राजस्व का 1/3 वहन करते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 5 संकेतकों पर आधारित है। कितनों पर? 5 व्यापक संकेतक क्या है? व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेक, ऋण बोझ सूचकांक, ऋण स्थिरता। अगर सवाल बढ़ेगा, यहां से बहुत शानदार सवाल बनेगा, तो आप मोटा मोटा दिमाग में रख लेना, व्यय की गुणवत्ता, सारे सकारात्मक बातें हैं। राजस्व संग्रहण, कैसा रेवेन्यू कर रहे हैं वो, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या है, राजकोषीय विवेक और ऋण से संबंधित 2 हैं, ऋण बोझ सूचकांक और ऋण स्थिरता। इन संकेतकों के संदर्भ में प्रदर्शन के आधार पर सभी 18 राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। तो हम फ्रंट रनर में हैं, अग्रणी में हैं। समग्र रूप से अचीवर श्रेणी में 5 राज्य। ओडिशा का स्कोर मैक्सिमम है, ये सवाल यूकेपीसीएस ने पूछा था, है ना, यहां भी ये सवाल आ सकता है, महत्वपूर्ण घटना है। तो ओडिशा का इतना स्कोर रहा, इसको बात को ध्यान रख लेना। समग्र रूप से सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर 4 राज्यों को एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा गया, जिसमें पंजाब 18, पंजाब सबसे निचला है। तो सबसे कम क्या किसकी स्थिति है? पंजाब का जो स्थिति है वो गंभीर है। कौन सही है? नीति आयोग ने भारत का पहला, याद रखना पहला, और नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, जो राज्य स्तरीय सशक्तिकरण का मानचित्रण प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक में समग्र रूप से अचीवर श्रेणी में 5 राज्य हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो ये हमने क्या छोड़ दिया है क्या? हाँ, कुछ रह गया है इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रैंक तो आई नहीं, तो अचीवर में ये है। ठीक है, समग्र रूप से सूचकांक में निचले पायदान पर कौन है? एस्पिरेशनल में पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल है। तो दूसरे में कुछ गड़बड़ है, 5 वो नहीं है। 5 राज्य जो अचीवर में हैं, 1 मिनट, अचीवर श्रेणी में 5 राज्य, उत्तर प्रदेश अचीवर थोड़ी है, उत्तर प्रदेश तो फ्रंट रनर है, यहीं से हटा दो तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की याद रखना फ्रंट रनर या अग्रणी में है, और तीसरा सही है। ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। ये देखो, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। फ्रंट रनर में कौन 5 हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, चलो खैर, दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। पेन 2.0 परियोजना, तो सरकार पैन कार्ड को अपडेट कर रही है, पेन 2.0 है और इसमें ऐसा कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, तो सरकार इससे क्या क्या करेगी? डिजिटलीकरण करेगी, सुरक्षा बढ़िया करेगी, सुविधा करेगी, एकीकरण करेगी, कोई फैक्चुअल बात इसमें नहीं है। तो सवाल भी कोई बनेगा नहीं, लेकिन एक सवाल बनना था तो बना दिया था। आयकर विभाग, तो याद रखना आयकर विभाग की योजना है ये ध्यान रखना। पेन 2.0 एक उन्नत आधुनिक तकनीकी पहले से न केवल टैक्स संबंधित सुविधाएं सुगम होंगी, बल्कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी की संभावनाएं भी कम होंगी। सकारात्मक बात है, सरकार जो काम कर रही है, पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट दिया है तो सही होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये सही है, ये सही है। कौन सही नहीं है? ना तो 1 ना 2, ऑप्शन नंबर डी। आयुष्मान वय बंधन कार्ड, सवाल पूछा जा सकता है, अक्टूबर की घटना है, इस कारण रिसेंट की भी है और महत्वपूर्ण भी है। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरी जयंती, तो 29 अक्टूबर याद रखोगे क्या? धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस। तो आयुर्वेद दिवस कब होता है? 29 अक्टूबर। तो मास्टर ने बताया था अक्टूबर की घटना है, ध्यान रखोगे। 29 अक्टूबर आयुष्मान वय बंधन कार्ड का भी शुभारंभ किया गया है। ये क्या है? नाम सही है, वय बंधन मतलब वंदना कर रहे हैं 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं बेसिकली, तो कहा गया है चाहे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन 5 साल का वार्षिक 5 लाख का वार्षिक बीमा सरकार उन्हें देगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 12,850 करोड़ से अधिक की परियोजना को शुभारंभ उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करना, आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय स्थापित करना है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया आयुष्मान वय बंधन कार्ड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे 2018 पीएम जय है ना,
पीएम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे 2018 में शुरू किया गया था, उसका ही एक्सपेंशन है, उसी का के तहत ही प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या है, 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु, यही बात याद रखनी है, आयु सभी वरिष्ठ नागरिकों, सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय आर्थिक स्थिति के बावजूद चिकित्सा उपचार सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान वय वंदन कार्ड के माध्यम से प्रत्येक 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को 5 लाख रुपए का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाएगा, मतलब बीमार हो जाते हैं या कुछ भी इत्यादि इत्यादि। कौन सही नहीं है? 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष्मान वय वंदन कार्ड की शुरुआत की गई, बिल्कुल ठीक है। यह कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी, तो याद रखना, हां सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय या आर्थिक स्थिति के बावजूद कुछ भी हो प्रदान किया जाएगा। ठीक, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए आयुष्मान वय वंदन कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रस्तुत किया गया है। तीनों सही है, कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन यूएस डॉलर के पार, तो अभी मैं पीछे के क्या बता रहा था आपको, 700 बिलियन डॉलर के पार कर लिया है। तो 4 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार 27 सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर रहा। ठीक है, तो 700 क्रॉस कर लिया है, फिर दिसंबर में कम हो गया था, पीछे हमने देखा दिसंबर में 600 कितना था, 690 जो भी था, 600 650 के आसपास। ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। और हम फॉरेक्स रिजर्व में कौन से नंबर पे हैं? चौथे। पहले पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे हम। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के आंकड़े पार करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। 3 कौन? चीन, जापान, स्विट्जरलैंड। इससे पूर्व सिर्फ 3 देश चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ही ऐसा कर सके हैं जिनका 700 बिलियन डॉलर के पार है। सवाल क्या सही है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में हमने जो है 704 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गए थे। विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में 700 बिलियन डॉलर क्रॉस करने वाला भारत दूसरा नहीं है, 4th कंट्री है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। आगे चले, सुभद्रा योजना, 2-3 बात और रह गई है, क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, सुभद्रा योजना क्या है? काफी चर्चा में थी, इसलिए याद रखोगे। ओडिशा की जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर को सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा से किया गया। सुभद्रा योजना महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत करोड़ से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। कितने करोड़? एक बार देख लेना, यहां डिजिट छूट गई है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी, आयु याद रखोगे 21 से 60 सभी पात्र लाभार्थियों को 5 सालों तक 2024-25 से 28-29 मतलब तक वर्तमान सरकार रहेगी, 50,000 रुपया मिलेंगे। ठीक, तो 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सीधी राशि, मतलब 10,000 रुपया साल सीधी राशि उनके खाते में आएगी डीबीटी पे। कब? एक दिन रक्षाबंधन पे और एक बार महिला दिवस पर। तो एक बार रक्षाबंधन पर और एक बार महिला दिवस। कब होता है? 8 मार्च को। इस योजना का नाम देवी सुभद्रा, जो कि भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है, उनके नाम पे रखा गया है। सवाल क्या सही है? 17 सितंबर को ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना भुवनेश्वर में शुभारंभ किया गया, बिल्कुल ठीक है। सुभद्रा योजना महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है, इसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के शामिल। तो वो डिटेल क्या था? 1 करोड़ था। 1 करोड़ से ज्यादा महिला शामिल होने की उम्मीद है। 21 से 60 वर्ष है, 5 वर्षों में 50,000 दिए जाएंगे। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार की योजना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2024 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस, तो याद रखोगे 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, और आयुर्वेद दिवस कब था? 28 अक्टूबर पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नाम से एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल शुरू की है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के 50 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत भी की गई है। कितने पर? 50 पर्यटन स्थलों पर। ठीक है, 50 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का उद्देश्य सभी का स्वागत करना है, ताकि वे अतुल्य भारत को, मतलब वो सब कर सके, ये सब कर सके। ठीक, तो 50 स्थल पर याद रखोगे पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की है। पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी का पहल सभी का स्वागत करना, ताकि वे अतुल्य भारत के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव कर सके। दोनों सही, तो 50 याद रखना इसका डेटा।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली संभवतः अंतिम होगा। तो ये क्या है, इसमें ये है कि पेंशन के लिए जो आदमी दर दर भटकते थे, जो पुराने, जैसे आदमी मान लो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह जनपद चला जाता है, तो वहां उसको पेंशन खाता कहीं का है, पेंशन कहीं आ रही है, परेशानी है, दिक्कत है। हालांकि एटीएम से ये समस्याएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी तो अब वो पेंशन पूरे भारतवर्ष में से कहीं भी ट्रांसफर, किसी भी अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी शाखा के जरिए, तो टाइमलाइन ध्यान रखोगे 1 जनवरी से, यह प्रणाली पेंशन भुगतान के आदेश पीपीओ के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना भारत में पेंशन के वितरण को सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशन भोगी का स्थान बैंक शाखा बदल देता है। उन पेंशन भोगियों के लिए भी जिनकी बड़ी राहत होगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। पीएम स्वनिधि तथा DNLUM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, अच्छा घटना है, यद्यपि जुलाई की है लेकिन फिर भी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, ये मुद्रा लोन से अलग है, तो याद रखना। और मुद्रा में नंबर 1 कौन था, तुम मिलोगे तभी तो मैं मुद्रा दूंगा, ध्यान रहेगा। चलो, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत तथा दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना के तहत योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने हेतु उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों का सम्मान, उत्कृष्टता को प्रेरणा शीर्षक से कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह क्या है, पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई थी, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। इसके केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के 80,000 रुपया तक देना है। कोई जमानत नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, 80,000 रुपए जो स्ट्रीट वेंडर, जो ठेला खोमचा टाइप लोग लगाते हैं, है ना। तो इसमें नंबर 1 कौन राज्य है, बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश है, याद रखना। फिर छोटे राज्यों में नंबर 1 कौन है, लद्दाख है। पर्वतीय राज्यों में असम है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को सेकंड पुरस्कार मिला है। तो याद रखोगे, स्ट्रीट वेंडर्स नंबर 1 कौन, मध्य प्रदेश। छोटे राज्यों में कौन, लद्दाख, है ना। और पर्वतीय राज्यों में कौन, असम। और भारत को, उत्तर प्रदेश को दूसरा नंबर मिला है महाराष्ट्र के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। फिर मेगा मिलियन शहर में कौन कौन है पुरस्कार की श्रेणी में सबसे ज्यादा, तो बनारस नगर निगम है नंबर 1 पे। फिर छोटे में कौन है, झांसी है ना। तो इनको भी याद रखोगे। तो सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही नहीं है। पीएम स्वनिधि योजना DNLUM, दीनदयाल, वही जो स्ट्रीट वेंडर्स है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों ने मध्य प्रदेश पहला है, छोटे राज्यों में लद्दाख पहला है, और पर्वतीय राज्यों में असम पहला है। पीएम स्वनिधि DNLUM को उत्कृष्ट प्रदान पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है क्या, नहीं, पहला स्थान महाराष्ट्र ने है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है। पीएम स्वनिधि DNLUM के तहत सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले ULBs में मेगा मिलियन प्लस शहर में बनारसी नगर निगम है और उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह बात भी बिल्कुल सही है, मतलब फैक्ट नंबर 1 और 3 सही है। कौन सही नहीं है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे बजट और राजकोषीय घटनाक्रम वाली जो भी घटनाएं थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया, काफी सवाल कर लिए। अगली उसके भी मैं प्रश्न बना रहा था, 50+ क्वेश्चन तो अगले भी बनेंगे। तो लगभग इकोनॉमी वाले में हम 100 क्वेश्चन करीब करेंगे, है ना, 100+ क्वेश्चन कर लेंगे इकोनॉमी वाले में। तो आप अच्छे से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। 20 तारीख मतलब 20 तारीख तक ये खत्म हो जाएगी, चिंता नहीं करनी है आपको। आप आराम से पढ़िए, अध्ययन करिए, रिवीजन पे फोकस करिए, रिवीजन करिए। केवल कथा पढ़ लेने से फैक्ट याद नहीं होंगे, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो रिवीजन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जीएस के रिवीजन पे ध्यान दीजिए। इस समय जितना पढ़ सकते हैं, जितना रिवाइज चीजों को कर सकते हैं उतना करते चलिए, अंततः लाभ आपको ही होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मुश्किल से 10-12 दिन परीक्षा के बच्चे हैं, दम लगा दीजिए, पूरी जी जान लगाकर पढ़िए, जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, ठीक है। 8 घंटे 10 घंटे इस समय यह है कि जितना आप पढ़ लेंगे वो आपके लिए लाभप्रद होगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। कमेंट अवश्य कर दिया करो, वीडियो लाइक वाइक कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने मित्र मंडली, दोस्त, सखा, सहेलियों के साथ साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।